बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हफ्ते का आज जिस तरह से पहला दिन है तो हम जिस तरह से कहते हैं कि एनर्जेटिक होना चाहिए और जो कुछ भी मतलब आपके इर्द गिर्द हो रहा और जो लोग बातें कर रहे हैं उन पर यकीन ना रखें। और उसकी एक बड़ी एग्जांपल ये भी है कि जिस तरह से हम वैक्सीन की आज बात कर रहे थे कि हमजा ने एक रिसर्च पढ़ी है, वो हमजा रिसर्च आपके साथ शेयर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। आम तौर पर हमारे उमूमी रवैये जो हैं उनके ऊपर अक्सर रिसर्च की जाती है। लोग जो वैक्सीन लगवाते हैं, कोविड की हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि जिनको बाजू में दर्द होता है या फिर एक आध दिन के लिए बुखार होता है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं या पता लगता है कि भाई वैक्सीन लगी है ना, वो इसको ऐसे कह लेते हैं। तो आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि अच्छा मुझे तो ये हुआ था, मुझे तो बुखार भी हो गया था, मेरे तो बाजू में भी दर्द रहा, 1-1.5 दिन 2 दिन दर्द रहा, मुझे हल्का सा जो है फ्लू भी हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें तो लोग कहते हैं कि शायद भाई तुम्हें ठीक वैक्सीन लगी है, तुम पर दुरुस्त तरीके से असर करेगी। और एक बंदा होता है मेरे जैसा जो ये कहता है कि भाई मैंने भी वैक्सीन लगाई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ इस हवाले से। तो सारे ये कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हें फिर जो है ना वैक्सीन ठीक नहीं लगी या फिर तुम पे असर नहीं कर रही। मैं बताती हूँ हमजा, वैसे आम लोग जो कहते हैं इसको वैक्सीन नहीं लगी, इसको पानी लगाए। तो तुम्हें तो असर ही नहीं हो रहा, तो तुम्हारी वैक्सीन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी डोज लगवाई, जब मैंने दूसरी डोज लगवाई तो फिर मुझे पता लगा कि यार अभी भी मुझे उस तरह के कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो फिर लगना शुरू हो जाता है कि यार शायद वाकई मेरे ऊपर वैक्सीन असर नहीं कर रही, क्योंकि इकरा ने जब वैक्सीन लगवाई इकरा को तो बुखार हो गया, तो ये क्या हो गया, इस तरह की चीज़। तो अब अमेरिका के अंदर ये तहकीक की गई है कि ये पॉसिबल है कि किसी के बाजू में दर्द हो, ये पॉसिबल है किसी को हल्का फुल्का बुखार हो जाए, ये हल्का फुल्का जो है फ्लू के हवाले से कोई शिकायत हो, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हैं कि जिनको कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होगा लेकिन उन पर वैक्सीन पूरे तरीके से असर कर रही है। ये मत सोचें कि जी कि हमें तो बाजू में भी दर्द नहीं हुआ, हमें तो हल्का फुल्का बुखार भी नहीं हुआ, तो शायद हमें पानी लगा दिया गया और वैक्सीन नहीं लगाई गई है। तो ऐसा नहीं है, वैक्सीन असर कर रही है। पूरा डेटा इकट्ठा किया गया और वर्कर्स जो हैं उनको चेक किया गया, वहाँ पर देखा गया है कि वो वाले लोग जिन लोगों को कोई इस तरह के असरात सामने नहीं आए, किसी को कोई हल्की फुल्की तकलीफ भी नहीं हुई, जब चेक किया तो पता लगा कि एंटीबॉडीज़ जो थे वो बन गए हुए थे और वैक्सीन ने अपना असर दिखाया। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो बातें हैं ये सारे मतलब लोग कहते हैं कि जी इसको नहीं सही लगी वैक्सीन, इसको सही लगी है, ये ज़रूरी नहीं होता कि सिम्टम्स हर एक को शो हो और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर एक को सिम्टम्स ना शो हो। तो इस किस्म की जो बातें होती हैं कि जी इसको पानी लग गया है या कुछ ऐसी वैसी बातों पे यकीन न रखें, क्योंकि अब ये बाकायदा रिसर्च हुई और रिसर्च में बताया गया कि किसी को अगर सिम्टम्स शो हुए हैं, किसी को नहीं हुए हैं, तब भी एंटीबॉडी से जब टेस्ट किया गया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज मौजूद थी और वो उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो पैदा हो चुकी थी उनके। अच्छा देखिए हम कैसी बातें कर रहे हैं कि वो लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो अब क्या सोच रहे हैं, और कुछ लोग हमें सुन रहे होंगे जिन्होंने अभी तक खुद को वैक्सीनेट नहीं कराया होगा ना, ये तो हमारे मसाइल ही नहीं है ना, हमने तो वैक्सीनेट नहीं करवाया तो हमें क्या पता कि असरात होंगे नहीं। तो आपके लिए सबसे आम चीज़ ये है और ही जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं। फिर आप लोग देखिए कि जी हमारी बातें जो है हम लोग ठीक बातें करें या नहीं करें, आपको सिम्टम्स शो होते हैं या नहीं होते, वैसे ही एक बेहतर फील कर रहे होते हैं वैक्सीनेट होने के बाद। अच्छा, ना पता है आपको लगता है कि यार नहीं शायद मैं सेफ। जैसे हमजा पहले ना बहुत ज़्यादा डर था ना कि ये कोविड आ गया, जिससे कोविड हो भी रहा था, उसके बाद यानी कि ये थोड़ा सा डर खत्म हुआ कि एक दफ़ा जो होगा उसको दोबारा नहीं होगा। लेकिन जब रिसर्च हुई उन्होंने कहा नहीं दोबारा भी हो सकता है, दोबारा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो काफ़ी ना गैर महफूज सा फील कर रहे थे। लेकिन जब वैक्सीन लगवा ली तो बड़ा महफूज फील कर रहे थे अब जो है हमें इस तरह का कोविड जो है उस तरह का लेवल का नहीं होगा जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये इत्मीनान ही बहुत बड़ी बात है कि आप बहुत बड़े स्ट्रेस से निकल जाते हैं, मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हैं आप लोग और वो स्ट्रेस से निकल आते हैं। लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेट करवा लिया आप जरूर इत्मीनान में रहें, लेकिन आप लोगों ने मास्क, हाँ एहतियात के साथ आपने मास्क लगाए रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है। अभी हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। पार्टी 1 और बयानिए 2 मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गया। मरियम नवाज ने चंद रोज कबल जिस इकदाम को गुनाह करार दिया था, हमजा शहबाज ने उसी इकदाम को कौमी मफाद में दुरुस्त फैसला करार दे दिया। पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का भी लीगी क़यादत में इख्तलाफात का एतराफ़, कहते हैं इख्तलाफात कारकुनों में नहीं क़यादत लेवल पर हैं। उधर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी बिखर चुकी, दोनों का आखिरी इलेक्शन होगा।
का खतरा अभी टला नहीं। डेंगू मच्छर ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए। डेंगू वायरस से मुल्क भर में सैकड़ों अफराद मुतासर, केसेस में इजाफा जारी। इस्लामाबाद में मजीद 32 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। उधर पेशावर में डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जोग्राफियाई महल वकूअ के लिहाज से खुशकिस्मत ममालिक में शामिल। एक जानिब बुलंदों वाला पहाड़, दूसरी जानिब वसी और अरीज दरखेज़ मैदान। पाकिस्तान कुदरती नज़ारों के साथ साथ बेशबहा तारीखी ख़जानों से माला माल है। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मुल्क की सयाहत के शोबे में तरक्की देखी गई, मगर अभी भी बहुत काम बाकी। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में वहाँ के टैक्स निज़ाम का बड़ा अमल दखल। टैक्स हुकूमती आमदनी का बड़ा जरिया, मुआशी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक टैक्स देने का कल्चर ही नहीं बन सका। वफाकी हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने में बदस्तूर मुश्किलात का सामना। टैक्स रिटर्न की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने में चंद दिन बाकी रह गए, मगर अब तक सिर्फ 10 लाख रिटर्न जमा कराए गए। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में सियासी महाज की, जहां मौजूदा अपोजिशन की मौजूदगी में रावी हुकूमत के लिए चैन चैन लिख रहा है। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की अगर हम बात करें, रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में दावा किया कि अगर 2023 में शफाफ इलेक्शन हुए तो हम PTI को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। हाँ जी, लेकिन हालत क्या है वो बात कर लेते हैं। पार्टी एक है, बयानिए दो, पता नहीं कितने चल रहे हैं। खैर, मरीम नवाज ने चंद रोज कबल जिस इकदाम को गुनाह करार दिया था, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने इसी इकदाम को कौमी मफाद में दुरुस्त फैसला करार दे दिया है। अच्छा, उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो फैसला है वो कौमी मफाद में और दुरुस्त था। यही नहीं बल्कि पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी लीगी क़यादत में इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया। हमजा, हाँ, उन्होंने कहा कि इख्तलाफात कारकुनों में नहीं, क़यादत लेवल में है। आम इंतखाबात में 2 साल का अरसा ही बाकी रह गया है, किसी वक्त भी इंतखाबात हो सकते हैं, आप लोग तैयार रहें। खैर, ये जुमला अदा करके उन्होंने थोड़ी सी बात की कि जी कि मैं शहर के लेवल पे कह रहा हूँ, मैं इस लेवल पर कह रहा हूँ कि क़यादत में इख्तलाफात हैं, मैं भी एक वर्कर हूँ और हमें नवाज शरीफ के पीछे चलना। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था वो सुना देते हैं, खासे जज्बाती नजर आ रहे थे। और आप कहते हैं कि घबराना नहीं, आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है, दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं, आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है, और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं, आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दरियाबुर्द करना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, दरियाबुर्द कर रहे थे हुकूमत को। उन्होंने ये भी बात की खैर कि जी कि अगर तो फेयर इलेक्शन हो गए तो 2023 में हम सफाया कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब बिखर चुकी हैं, ये दोनों जमातों का आखिरी इलेक्शन। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। इलेक्शन कमीशन से भी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ गामजान है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में हमारा कोई जाती ज़ाहिर झगड़ा नहीं है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर बिखर गई। आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अभी जब बिलावल साहब साउथ पंजाब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया है कि हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पैसे देंगे। इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। नून लीग के पास शहबाज शरीफ साहब जो हैं और मरियम नवाज हैं और बाकी लोग हैं, ये सारे हर हफ्ता टॉस करते हैं, क्या इस हफ्ते ये लीडर होगा, फिर अगले हफ्ते दूसरा लीडर होगा। ये पार्टियां तो बिल्कुल टूटी हुई बिखरी हुई हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुना। सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो ये बता दिए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर शफाफ इंतखाबात हो गए तो हम सफाया कर देंगे। सर, ये शफाफ इंतखाबात की पाकिस्तानी सियासत में क्या डेफिनेशन है? ये पहली दफ़ा
1985 में हुए थे, जो ज़िया-उल हक ने करवाए थे शफाफ इंतखाबात। उसके बाद यहाँ पे बाई एंड लार्ज कंसेंसस है कि 70 के इंतखाबात के अलावा कोई भी, और ये खुद ये जितनी पॉलिटिकल एलीट है जो डिवाइड की किसी साइड पे भी बैठी हो, वो सारे कहते हैं कि सारे इंतखाबात जिसमें वो हार जाते हैं वो गलत होते हैं और जिसमें वो जीत जाते हैं वो दुरुस्त होते हैं। और मैं समझता हूँ ये सच बोल रहे होते हैं ये सारे जो हैं वो जाली। बल्कि आपको याद होगा शायद खाकान अब्बासी ने असेंबली में बैठ के कहा था कि हम भी रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में यहाँ आए थे। तो ये इसलिए ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। लेकिन ये है कि ये जो आप बयानी की बात कर रहे हैं इस हवाले से बड़ी गलतफहमियां पाई जाती हैं। दो बयानी हैं, ये है वो, ये एक तो वेल थॉट आउट प्लान है इनका। मरियम साहिबा उस फ्रस्ट्रेशन को वेंट करती हैं जो वो अपना हक की हुक्मरानी समझता है ये खानदान, तो वो जो गुस्सा है वो उधर से निकालते हैं। ये इधर से इशारा देते हैं कि भाई हम आज भी आपकी उंगली पकड़कर इक़्तिदार में आने को तैयार हैं। तो ये एक तो इनकी ये स्ट्रेटजी है। और दूसरी बात जो आप पार्टी के बिखरने की कर रहे हैं, देखें ये मुसलसल मुस्लिम लीग नून नीचे तक जाके अपने वर्करों में, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो बता रहे हैं जी कि हमारी बात तय है, हमारी साड़ी गल हो गई है जितने होनी सी। दे जस्ट डोंट वांट देयर रैंक एंड फाइल कि वो बिखर जाएं, क्योंकि जो पार्टियां होती हैं जो नजरियात पर मबनी नहीं होती, मालियाती मफादात पर मबनी होती हैं, जब और ये इक़्तिदार की पार्टियां हैं, ना ये अपोजिशन की पार्टियां हैं ना मज़ामत की पार्टी है। तो इन्हें अपने लोगों को बावर करवाना पड़ता है कि भाई हम अगले इक़्तिदार में आ रहे हैं, इंशाल्लाह स्वाडे काम होते रहने जिमें पहले हो रहे सन, बिकॉज दैट इज द ओनली बेसिस जिसकी वजह से ये सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये बात दुरुस्त है फवाद चौधरी साहब की कि पार्टियां बिखरी हैं, मगर एक बात और भी है जो फवाद चौधरी साहब ने नहीं की, वो ये है कि आपको भी डिलीवर करना था। आपने भी नवाज शरीफ के निज़ाम को आगे बढ़ाया है, लिहाजा ये इनका क्राइसिस अपनी जगह, मगर आपका भी क्राइसिस है क्योंकि निज़ाम नहीं बदला आपने। और जब तक आप निज़ाम नहीं बदलेंगे और वही कंटिन्यू करेगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां डिस्क्रेडिट होती रहेंगी जो भी पावर में आएगी। जी ठीक है सैयद कायस साहब, ये भी सर फरमा दीजिएगा कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि ये क़यादत लेवल पर इख्तलाफात हैं, ये उन्होंने बाद में थोड़ा सा इसको ये कह लिया जाए कि तसहीह करने की कुछ कोशिश की कि जी के इलाकाई तौर पर वो बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं, या फिर उनका इशारा जो है मरकज़ी क़यादत की जानिब भी था कि वहाँ पर भी कुछ इख्तलाफात? देखिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग हैं, अब जो माशाल्लाह बड़ी कारोबारी शख्सियात भी हैं, मुल्क से बाहर भी इनका कारोबार है, जहाँ से 15 लाख रुपए आ रहे थे कामे के जरिए, हमें बताया तो नहीं गया कहाँ से आए थे। फिर मकामी तौर पर हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, ये सारा जो एक एलीट कल्चर बना है सियासत का, उसमें जो बिजनेस इन्होंने गलत सही किए हैं उसको बरकरार रखने के लिए ये अपोजिशन की सियासत नहीं करते। मुझे बताएं, मौजे तोंग की जो है वो फैक्ट्रियां थी, अपना चीनी बनाने की फैक्ट्रियां थी जिसकी वजह से उसने सियासत की थी, या वो तमाम लीडर तारीख में जिन्होंने तारीख के रुख मोड़े थे, उनके फ्लैट होते थे लंदन में, या जो है वो इमरान खान साहब की तरह बहुत बनी गाला जैसी उनकी जो रेजिडेंसेस थी। तो बात यह है कि जो सियासत है, जो तब्दीली की सियासत, ये स्टेटस को की सियासत है। और ये ऊपर इसलिए है कि नीचे चूंकि अवाम से रिश्ते कटे हुए हैं, नीचे बिरादरी की इलेक्टेबल्स की सियासत चली गई है, पार्टी वोट नहीं रहा, लोगों के जाती वोट हैं। और वो जो है जो वो देखते हैं कि हवा किधर की चल रही है, अगर हवा एस्टैब्लिशमेंट की रुख इस तरफ है तो वो उधर के टिकट ले लेते हैं। तो ये एक अजीब एक ठहराव का अहद है, मगर ये अहद रुकेगा नहीं, ये अहद भी टूटेगा, क्योंकि नीचे जो लोगों के मसाइल हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, वाइल ऊपर जो पॉलिटिकल अशराफिया है उसका कोई लेना देना नहीं रह गया अवाम के आम आदमी से, क्योंकि वो किसी और दुनिया में रहते हैं। क्योंकि जो मोहल्लात पर मबनी हाउसिंग सोसाइटियों में नीचे की आवाज नहीं जाती कि आम आदमी कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इधर भी देखना चाहिए मुस्लिम पीटीआई को, अगर वो आगे जाना बढ़ना चाहते हैं। जी अच्छा सर, अगले इंतखाबात में क्या देख रहे हैं? अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी बिखरी हुई है फवाद चौधरी के बयान के मुताबिक भी, तो तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी रही है 3 साल की, आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन में वो कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगले इलेक्शन में भी, जब मैंने पहले अर्ज किया ना कि जब आपकी कोई नीचे तहरीक मौजूद ना हो, डीपोलिटिसाइज्ड हों लोग, तो फिर इलेक्टेबल्स रुख करेंगे उस तरफ जो सेफ बेट करेंगे, सेफ घोड़े पे बैट लगाएंगे। वो जो वो उस घोड़े पे बैट लगाएंगे। जिस देखे ना मियां साहब का 2013 का इलेक्शन, मैं नहीं कहता, जो अफजल खान थे उनके सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा था 2 नंबर हुआ है, तो उस वक्त सेफ घोड़ा वो थे, क्योंकि हम आपको जानते हैं उस वक्त किसने विजिट किया था इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बाद में क्या कहा था। तो अगला जो इलेक्शन आएगा वो आपकी जितनी अशराफिया है, जो MNAs के टिकट लेने वाले और टिकट के जो उम्मीदवार हैं, वो सेफ बेट देखेंगे।
अभी तक सेफ बेट मुझे पीटीआई लग रही है, क्योंकि पीटीआई जो इमरान खान ने बहुत मौके पे जो है वो खड़े हुए हैं, साथ दिया है। जब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक आया है, हमारी अस्करी क़यादत पे जलसों में अटैक किया, तो मेरे ख्याल में और फिर इंटरनेशनली जो सूरत हाल बदल रही है, ये जो चाइना और अफगानिस्तान वाला मामला है, तो मुझे लगता है कि बीच में बिकरिंग भी होती रहती है, लेकिन अभी तक सेफ बेट तो मुझे वही लगते हैं। हाँ, अलबत्ता इस पॉलिटिकल सिचुएशन में किसी किस्म का भी मतंजन तैयार किया जा सकता है जो हालात को देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो ये आज की क़यादत है और एस्टेब्लिशमेंट, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते शहबाज शरीफ साहब की तमाम कोशिशों के बावजूद। मेरा ये ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ, बहरहाल तारीख बताएगी। ठीक है सैयद कायस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे, सियासी सूरत हाल पर हमने बात की है, सेहत के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा अहम है। हम शुक्र अदा कर रहे थे और दुआएं भी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे कि कोरोना केसेस की शरह किसी तरह से नीचे आ जाए। हम नीचे आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी सुख का सांस हमने लिया ही नहीं है कि डेंगू मच्छर ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसी है हमजा। डेंगू वायरस की अगर बात करें तो मुल्क भर में सैकड़ों अफराद मुतासर भी हो रहे हैं, जबकि केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में मजीद 32 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। अच्छा, रवां सीजन में शहर में अब तक 177 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं और वायरस से 2 अमवात भी हो चुकी हैं। पंजाब में देखा जाए तो डेंगू के मजीद 73 केसेस सामने आए हैं और लाहौर में मजीद 7 अफराद जो हैं वो डेंगू से बीमार हुए हैं। बिल्कुल। अगर दूसरी जानिब हम कराची की बात करें तो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगू के 300 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में भी डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी है। और पेशावर की बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। दीगर इलाकों की तरह कैनाल रोड और दानिशाबाद में भी डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। आखिर वजह क्या है कि डेंगू जो है वो बेकाबू होता हुआ हमें नज़र आ रहा है? इंतज़ामात कैसे हैं, बात करेंगे। चेयरपर्सन है डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सोमिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सोमिया, बताइएगा कि मसला तो था हमें कोरोना के हवाले से और ज़्यादा फोकस भी शायद कोरोना पर ही था। आप समझ रही हैं कि डेंगू के जो केसेस हैं अभी कंट्रोल में ही हैं, इतने परेशान होने की बात नहीं है? देखिए, डेंगू के केसेस फिलहाल कंट्रोल में तो हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड तो था। ये मौसम है जिसमें डेंगू बुखार हर साल ही आता है और 2019 के बाद ग्लोबली भी डेंगू के केसेस में सर्च देखी गई और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री जो है वो ज़्यादा हिट होती हैं। तो ये एक्सपेक्टेड तो था और उसके हिसाब से जो है वो हमने तैयारी भी की हुई थी। लेकिन पिछले 2 या 3 हफ्ते ऐसे हैं जिसमें एकदम केसेस में इजाफा होना शुरू हुआ है। तो आई थिंक कि हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को और भी बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हस्पतालों की प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि ये वो टाइम है जब मरीज आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं, आपके डेंगू वार्ड्स एक्टिव हैं, डेंगू काउंटर्स एक्टिव हैं, आपके डॉक्टर्स ट्रेन हैं कि उनके मरीजों के इलाज के लिए जो अपडेटेड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर सकें और तमाम अद्वियात उनके मामले जो सेहत के हैं वो इन प्लेस हैं। सो थोड़ी सी हालत तशवीशनाक तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये है कि विजिलेंट रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस में हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि 2019 के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर साल ही डेंगू जो है वो बुखार जो है वो रिपोर्ट होता है, लेकिन इस साल क्योंकि कोविड भी है तो इन दोनों में फ़र्क कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो डेंगू बुखार है वो एक फेब्राइल इलनेस है जिसमें बुखार के साथ सर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जिस्म के पट्टों में दर्द और इसके अलावा कोई रैश डेवलप हो सकता है या जिस्म के किसी हिस्से से खून आ सकता है। कुछ मरीजों में उल्टी की कैफियत और पेट में दर्द भी देखा जाता है। सो ये टिपिकल डेंगू बुखार की अलामात होती हैं। इसके बरक्स जो कोरोना फीवर है, जो कोविड-19 है, उसमें बुखार के साथ आपको आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, यानी सांस की तकलीफ होती है, जिसमें गले का खराब होना, खांसी का होना, नज़ला होना, सांस में तंगी महसूस होना और कुछ पेशेंट्स के अंदर आपको पता है कि मुंह जायके की हिस्स और सूंघने की हिस्स चली जाती है और पतले पतले आ सकते हैं। सो बेसिकली प्रेजेंट तो दोनों फीवर के साथ ही होते हैं, लेकिन डेंगू बुखार में शदीद जिस्म में दर्दें होती हैं, इसे हम ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहते हैं। इतनी शदीद दर्द होती है मरीज बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, जबकि कोरोना में आमतौर पे बहुत तेज हाई डिग्री फीवर नहीं होता और उसके साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, लोग प्लेटलेट काउंट के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि शायद मौसमी बुखार है, टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, किस वक्त हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए? देखिए, पहले तो एक मिसकंसेप्शन ये कि ये प्लेटलेट की बीमारी है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। डेंगू फीवर एक ऐसी बीमारी है जो आपके खून के वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों को कम करती है, लेकिन प्लेटलेट्स कम होने की और भी बहुत सी वजूहात हैं। बहुत से वायरल फीवर्स में और जैसे टाइफॉइड है, मलेरिया है, इसमें भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं। तो एक तो इसको प्योरली प्लेटलेट के साथ जो है वो एसोसिएट ना कीजिए। दूसरा, टेस्ट कराना
बहुत जरूरी है। सादा खून का टेस्ट अगर उसमें वाइट सेल काउंट और प्लेटलेट काउंट कम है तो हमें इंडिकेशन दे देता है कि ये डेंगू फीवर है, अगर मरीज को अलामात नहीं है। और फिर हम डेंगू के कंफर्मेटरी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये जो कमी है खून के कुल्लियों में ये डेंगू बुखार की वजह से ही है, और फिर इसका इलाज किया जा सकता है। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है और हमें फ़ौरन हॉस्पिटल में अलामात की सूरत में रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फ़ौरन हमें अलामात की सूरत में रिपोर्ट करना चाहिए हॉस्पिटल में। एक पेशेंट की, डेंगू के पेशेंट की कितनी वो तबीयत ख़राब हो, कितनी इंटेंसिटी उसकी इस तरह की हो कि उसको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, या इनिशियल स्टेज पे हॉस्पिटलाइज होना चाहिए? देखिए, डेंगू बुखार ऐसा है जिसमें 2 सीरियस फॉर्म्स भी डेवलप हो जाती हैं। कुछ लोग ज़्यादातर तो मामूली डेंगू बुखार, जिसे हम सादा डेंगू बुखार या डेंगू फीवर कहते हैं, उसमें मुब्तला होते हैं, जो कि हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें मरीज सीरियस हो सकता है, उसके जिस्म के हिस्से से खून आ सकता है, उसका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, बेहोशी हो सकती है। सो इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी मतली की कैफियत हो रही हो, बुखार सेटल ना हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, हाथ पांव ठंडे हो रहे हो, जिस्म के किसी हिस्से से खून आना शुरू हो जाए, या पेट में शदीद दर्द हो, ये तमाम वार्निंग साइंस होते हैं। और ये सीरियस डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, उसकी निशानदही करते हैं। तो इन अलामात की सूरत में फ़ौरन हमें हॉस्पिटल की इमरजेंसी में दिखाना चाहिए और मरीज़ को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ है इसके साथ, क्योंकि जिस वक्त कोरोना आया था तो हमें ये खबर भी सामने आई थी कि जो डेंगू वार्ड्स थे वो कोरोना के लिए मख्तस कर दिए गए थे। इस वक्त लोग इसलिए भी परेशान होते हैं कि हम डेंगू बुखार में जाएं, वहाँ जाके हमें कोरोना ना लग जाए, पता नहीं कोरोना के मरीज़ भी शायद हमारे साथ ही होंगे या नहीं होंगे। ये जो लोगों के अजहान में सवालात हैं, इनको ज़रा दूर कर दीजिएगा। कोरोना वार्ड अलहदा है, डेंगू वार्ड अलहदा है, कोरोना के मरीज़ डेंगू के मरीज़ों के साथ होंगे नहीं होंगे? जी बिल्कुल, जो कोरोना है उसमें आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है और एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है। सो आइसोलेशन कोविड वार्ड्स अलहदा हैं। डेंगू के वार्ड्स अलहदा हैं, जिन्हें मॉस्किटो नेट्स के साथ डेवलप किया जाता है, और उसमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स डेवलप किए जाते हैं ताकि मरीज़ की मॉनिटरिंग हो सके। तो इन दोनों वार्ड्स को अलहदा बनाया गया है और ये एक दूसरे से फासले पर हैं, ताकि मरीज़ों को हम डेंगू के डेंगू वार्ड में ट्रीट कर सकें और कोविड-19 के पेशेंट्स को आइसोलेशन में ट्रीट कर सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम कोविड के ऊपर तो कहते हैं ना कि ये SOPs हैं, इनके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप इससे मतलब कोविड से बच सकते हैं, लेकिन अगर डेंगू की बात करें तो हमें किस तरह से दोबारा वो प्रैक्टिस करनी होगी कि हम जो है डेंगू मच्छर के काटने से या बुखार से भी बच सकें? लेकिन ये काटने से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करें। उसके लिए जब आप बाहर निकलें तो आपको आस्तीन के कपड़े पहने, बच्चों को या बड़ों को शॉर्ट्स ना पहनाएं। अगर आपके जो अनएक्सपोज्ड एरियाज हैं उनके ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट्स लें। रात को बाहर सोते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर में की जालियां जो है वो देख लें कि वो कहीं टूटी तो नहीं हुई या उनमें से मच्छर अंदर तो नहीं आ रहे, उन्हें बंद करके सोएं। कॉयल और मैट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं वो आपके अगर घर के अंदर या घर के इर्द गिर्द मौजूद हैं तो उनका ज़रूर जायज़ा लें। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ मच्छर अंडे देता है और फिर बीमारी फैलने का बायस बनता है। सो घर में अगर कूलर में पानी है या फ्रिज की ट्रे से पानी गिर रहा है या आपने गुलदान में फूल लगाए हैं उसमें पानी है, उन सबको फिलहाल इस मौसम में या तो बार बार तब्दील कीजिए या उनको खुश्क कर दीजिए ताकि वो मच्छरों की पनाहगाह ना बने। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबहिस्तान से आप बात कर रही थी, बड़ा अहम मामला है ये भी। हमें ख़ासतौर पर बच्चों को हम खेलने के लिए जब बाहर निकालते हैं तो अब गर्मी भी उतनी नहीं है, और वैसे भी अगर हो भी मौसम गर्म भी हो तो हमें एहतियात ये करनी है कि पूरी आस्तीन वाले कपड़े बच्चों को पहना कर और ख़ुद भी कोशिश करें कि पूरी आस्तीन वाले जो कपड़े हैं वो हम पहने और हम फिर बाहर निकलें। अब ये एहतियात जो डॉक्टर साहब हमें बता रही थी, हमें इन पे बहुत ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एहतियात ये नहीं करते हैं कि हम लोग वॉशरूम्स में जो बाल्टियाँ होती हैं उसमें पानी हम रख देते हैं, तो ये जो प्रैक्टिस है इसको छोड़ दें, क्योंकि इसकी वजह से साफ़ पानी के ऊपर ये डेंगू मच्छर जो उसमें पैदा होता है, तो इससे आप लोग जो है साफ़ पानी ज़्यादा बड़ा ख़तरा है इसके अंदर, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे टूरिज्म की, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद सयाहत के फ़रोग, नए सयाहती मकामात की तलाश, आसार कदीमा को महफूज बनाने समेत सयाहों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और जदीद सहूलियात पैदा करना है। हाँ जी, सयाहों का तहफ़्फ़ुज़ भी और नए सियाहती मकामात तक आसानी से जो रसाई है, इस समेत दीगर जो मुतल्लिका उमूर है उनको हम फ़रोग़ दें। आज के दिन का मकसद ये है। पाकिस्तान का शुमार अपने जोग्राफियाई महल वक़ू की बात करें तो उसके लिहाज से दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में होता है जहाँ एक जानिब बुलंदो बाला पहाड़ हमें नज़र आ रहे होते हैं, दूसरी जानिब वसी और अरीज़ ज़रखेज़ मैदान भी मौजूद है। बिल्कुल हमजा, वतन अजीज़ को अल्लाह पाक ने कुदरती नज़ारों के साथ साथ बेशबहा तारीख़ी ख़जानों और सैकड़ों मजहबी मुक़द्दस मकामात से भी नवाजा है। सयाहत उन शोबों में से एक है जिसमें मौजूदा हुकूमत के आने के बाद काफ़ी बढ़ोतरी भी हमने देखा है कि हुई है। हाँ, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए बेशुमार इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, मगर सियाहत के फ़रोग़ के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ तरबियती मराकज़ का क़याम भी अहमियत रखता है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हो, ये बहुत अहम बात है। मतलब पब्लिक प्राइवेट शराकत हो, जो एक कलीदी कदम साबित होगा। अभी बहुत सा काम है जो हमें करना बाकी है, बहुत सा काम हमने किया भी है, उसकी तारीफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ कमियाँ हैं जिनकी निशानदेही करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है हमजा, और हम इसी पर बात करेंगे। MD PTDC आफ्ताबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राना साहब, जिस तरह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहती जो है सेहत का दिन, आलमी दिन मनाया जा रहा है, आप समझते हैं पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? और सहूलियात की बात करें तो सहूलियात का कितना फुकदान है अभी भी? बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बात की है अपने इंट्रोडक्शन में, पोटेंशियल के लिहाज से तो पाकिस्तान में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हम देखते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का जोग्राफियाई लैंडस्केप है वो बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत है। यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त, यहाँ पे कदीम आसार कदीमा, तकरीबन 9000 साल की इंसानी तारीख़ के असरात आप देख सकते हैं मेरगढ़ और मोहनजोदड़ो में। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की एक आप कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है लैंडस्केप की, वो समंदर से लेके दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों तक, वो पाकिस्तान को एक बहुत ही यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। फुकदान की जहाँ तक बात है, क्योंकि ओवर द ईयर्स उस तरह से सैर सियाहत के शोबे को डेवलप नहीं किया गया जैसे करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल का होना काफ़ी नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारे आपको दीगर काम होते हैं जिनके ऊपर काम करके आप अपने सियाहत के शोबे को एक मुआशी तरक्की का हिस्सा बना सकते हैं। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपका मुल्क में सियाहत का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से सियाहों को घूमने फिरने में आसानी हो, वो होना चाहिए। और दूसरी अहम बात ये है कि जो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, जो हाइजीन का, जो क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही मैटर करता है टूरिज्म में, और वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है और उसमें हम काम कर भी रहे हैं, जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराना। साथ ही साथ ये है कि सियाहत का शोबा एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर मिल के अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कोई एक इदारा सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर सकता। उसमें एविएशन है, उसमें फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ PNW है, रेलवे है, और दीगर बहुत सारे इदारे, और सूबाई हुकूमतों का किरदार और मुकामी हुकूमतों का किरदार और प्राइवेट सेक्टर्स का, इन सबको मिल के काम करना होता है। और यही वजह है कि इस साल जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम सेलेक्ट की गई है वो भी ये है कि टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसी तरक्की जो जामे तरक्की हो और जिसका फ़ायदा सबको पहुँचे। तो इसी विजन के साथ हमारी जो हुकूमत है अभी काम कर रही है कि टूरिज्म को एड हॉक बेसिस पे ना किया जाए, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ एक पूरे 10 साल की विजन बनाई गई है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशियली जो टास्क दिए थे उसको मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह सैर सियाहत के शोबे को मुल्क की तरक्की का एक अहम जुज़ बनाना है, और ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाकों में रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर पाकिस्तान की सियाहत को यकीनन मुल्की जो सयाह हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। पहले गैर मुल्की जो सयाह हैं जिनको हमने अट्रैक्ट करना है पाकिस्तान की तरफ, उनका जिक्र कर लेते हैं। वो टूर ऑपरेटर से आमतौर पर रब्ते कर रहे होते हैं, वो सर्च करते होंगे जिस तरह से आपने कहीं पर जाना हो तो आप सर्च करते हैं कि जी कि कौन से टूर ऑपरेटर्स हमें मिल जाएंगे। तो टूर ऑपरेटर्स का क्या निज़ाम बनाया गया है कि अगर गैर मुल्की सयाह को रब्ता करना चाहते हैं तो उनको कहीं पर टूर ऑपरेटर्स मिल सकें, और ऐसे टूर ऑपरेटर्स मिल सकें कि जिनको स्टेट भी ये ऑन करती हो या वेरीफाई करती हो कि ये लोग जो हैं
काबिल भरोसा लोग हैं और ये कोई फ्रॉड नहीं कर जाएंगे, इसलिए क्या सिस्टम अपनाया जा रहा है? फिर मुल्की सयाहों की बात करें तो टूर ऑपरेटर्स रजिस्टर्ड हैं, नहीं है रजिस्टर्ड, पता ही नहीं है, जिसका दिल करता है 2 बसें निकालता है और ले जाता है, पूरा टूर ले जाता है। इसके लिए क्या सिस्टम बनाया जा रहा है? जी, उसके लिए पूरा एक निज़ाम वाज़े किया गया है कि जो भी लोग सैर व सियाहत के शोबे में टूर ऑपरेटर बनना चाहते हैं उनको लाइसेंस हासिल करना होगा, और उस लाइसेंस का एक तरीका कार है और उसके कुछ अभी मिनिमम स्टैंडर्ड भी बना दिए गए हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर होंगे ये वो लोग होंगे जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फराहम करने वाले लोग होंगे और हुकूमत भी उन्हीं को प्रमोट करेगी। उसके लिए अभी हम एक पूरा एक नेशनल टूरिज्म वेब पोर्टल बनाया है जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे अक्टूबर में। उसके ऊपर सिर्फ वो टूर ऑपरेटर 500-600 के करीब होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, जो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और जिनके पास टूर ऑपरेशन का बाकायदा हुकूमत से दिया हुआ लाइसेंस होगा। इससे ये होगा कि जो भी लोग उस वेब पोर्टल पे आएंगे उनको पता होगा कि ये ऑथेंटिक टूर ऑपरेटर हैं और इन्हीं की खिदमत हासिल करना है। जो फेक टूर ऑपरेटर हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है कि वो भी अपने आप को लाइसेंस लेने की तरफ, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़े आगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, सीपैक की अगर बात करें, सीपैक के जरिए हम सयाहत को किस तरह से फ़रोग दे सकते हैं? खासतौर पर बलूचिस्तान की बात कर लें तो बलूचिस्तान के जो छुपे ख़जाने हैं, आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया कि दुनिया को मुतारिफ कराया जाए वहाँ से भी? जी बिल्कुल, सी पैक इस वक्त सब की टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निगाहों का मरकज़ है, क्योंकि वो द ईयर्स जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है उससे एक्सेस बहुत आसान हो गई है। अभी आप गवादर, कराची से लेके बलूचिस्तान के इलाकों से लेके शुमाली इलाकों तक तमाम एरियाज़ में बड़ी आसानी से और कम वक्त में सफ़र कर सकते हैं। अब 12 के करीब ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि अलॉन्ग द सी पैक रूट हैं, जहाँ पे टूरिज़म इकोनॉमिक्स जोन्स बनाए जाएंगे और वो मरकज़ बन जाएंगे और वहाँ से इर्द गिर्द के इलाकों में सियाह पे सफ़र कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो कोस्टल बेल्ट है तकरीबन 750 किलोमीटर का, वहाँ पे जो बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है जहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे ऑल द वे अलॉन्ग द कोस्टल लाइन इन बलूचिस्तान। और साथ ही साथ इनलैंड का जो एरिया है बलूचिस्तान का, जिसमें कोयटा, ज़ियारत और दीगर वैलीज शामिल हैं, उनकी भी प्लानिंग बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त सारे सूबे और वफाकी हुकूमत मिल के प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, तो सब सूबे इस वक्त मिल के इसके ऊपर काम कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद उसको चेयर करते हैं और सारी प्रोग्रेस उसमें शेयर होती है। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में बहुत अच्छा काम आपको पूरे पाकिस्तान के इलाकों में नजर आएगा। ठीक है इंशाल्लाह। आफ्ताबुर रहमान साहब, ये भी बता दीजिएगा क्योंकि कुछ मसाइल हैं, जो लोग जाते हैं ट्रैवल करते हैं आपसे भी शिकायत करते होंगे, ख़ास तौर पर देखा जाए तो एक चीज़ जो हम यहाँ किसी भी अपने इलाके से निकल रहे हो 10 रुपये की मिलती है वो हमें 30 रुपये की मिल रही होती है। ये जो प्राइस डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करता है। वहाँ पर कोई जूस भी लेना हो तो वो हमें 3 गुना कीमत देनी पड़ रही होती है। इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, उसमें 2-3 चीज़ें अभी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी की हैं। एक तो एक टूरिस्ट के लिए हेल्पलाइन बनाई है 1422 हेल्पलाइन पे अगर किसी भी टूरिस्ट को किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, उसको रेट्स के बारे में कुछ शिकायत होती है, उसको कहीं पे हेल्थ एंड हाइजीन के इश्यूज़ के बारे में शिकायत होती है या कहीं पर रेस्क्यू के या कोई फंस जाता है किसी वजह से, वो इस नंबर के ऊपर रब्ता करके अपनी जो क्वेश्चन है पूछ सकता है या अपनी मदद तलब कर सकता है। तो ये KPK के इलाकों में, बल्तिस्तान के इलाकों में ये ट्रायल बेसिस के ऊपर शुरू हो गया हुआ है और अभी इसका दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। तो ये राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन होगी और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज हैं, जो लाइसेंस जारी करते हैं होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, टूर ऑपरेटर को, वो एक सर्विसेज की प्राइसेस का मैकेनिज्म भी अगले साल से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के होटल के प्राइसेस क्या होंगे और इस तरह लोगों को इंश्योर होगा कि अगर वो 1 स्टार होटल में जाते हैं तो वो कितनी प्राइस पे कर रहे होंगे, तो किस तरह की क्वालिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी। तो इसके ऊपर भी बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा राना साहब, अगर हम बात करें सयाहत के फ़रोग के लिए नए सयाहती मकामात की, तो इस वक्त कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और PTDC इस हवाले से क्या कर रहा है?
इसकी बहुत ज़रूरत है। आपने देखा होगा ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। तो इस वक्त हुकूमत तरजीही बुनियादों के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर KPK के इलाकों के अंदर 4 नए टूरिज़म जोन क्रिएट करने के ऊपर काम कर रही है। इसी तरह मरी के करीब कोटली सतिया का इलाका है लतराड़ वैली में, उसको डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान बन रहा है। आज़ाद कश्मीर में एक पूरा नया टूरिज़म कॉरिडोर का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जा रहा है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़रा हट के होगा। वहाँ पे बहुत सारे नई जगह जो है उनको डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारे इलाके को 12 के करीब नई वैलीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे इको टूरिज़म और एडवेंचर टूरिज़म को प्रमोट किया जाएगा। तो इस वक्त सारी जो फोकस है इस दौरान में वो ये है कि तमाम वो इलाके जो पोटेंशियल रखते हैं उनके बाकायदा मास्टर प्लान फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाई जाए और फिर उनको ओपन किया जाए ताकि हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट ना हो और वहाँ के कुदरती माहौल को भी नुकसान ना पहुँचे और सियाहों के लिए अच्छी क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पे फराहम की जाए। तो ये सारी अभी जो मनसूबाबंदी है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम। और इसी तरह पंजाब के जो शुमाल के इलाके हैं सॉल्ट रेंज के अंदर आपने देखा होगा ये बहुत दिलचस्प इलाके हैं, तारीख भी है, लैंडस्केप भी है और बहुत सारे वहाँ पे दीगर चीज़ें इंटरेस्ट की हैं, उनको भी डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं ये मिलके पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत करेंगे। नई सड़कों के प्रोजेक्ट कभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और अप्रूव किए हैं। बिल्कुल ठीक है आफ्ताबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह पाकिस्तान से आप बात थे। हमारी जिम्मेदारी क्या है इसमें कि हम कुदरती जो माहौल है अगर जा रहे हों तो उसको नुकसान ना पहुंचा रहे हों, कचरा मत फेंक रहे हों, फ़ज़ा को जो है ख़राब मत कर रहे हों। और जो देखें ना बड़ा आसान है, जो आप खा रहे हैं वहाँ पर फेंके मत, उसको उठा लें और उसको किसी कचरा दान के अंदर। अक्सर होता है रैपर्स जो होते हैं या फिर फलों के छिलके भी हैं वो खाया है वहीं पे फेंक दिया है, इससे समझो या बॉटल पी है बॉटल फेंक दी है। इतनी खूबसूरत जगह को आप लोग गंद मचा के ख़राब कर देते हैं। अक्सर इस तरह के लास्ट टाइम भी इस तरह से टूरिज़म के दिन थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट भी हुए। इवन के जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए होते वो भी कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह को ख़राब किया हुआ है। तो अपनी जिम्मेदारी का आपको पूरा एहसास होना चाहिए और ये गंद जो है आपको नहीं मचाना चाहिए ऐसी जगहों पर। अच्छा जी, हम आगे चलेंगे। बड़ा अहम सर्वे है, बड़ा कहा जाए कि दिलचस्प सर्वे है और बड़ा कहा जाए कि जो रिजल्ट्स आए हैं तो बड़ा ही ऐसे इत्मीनान बख्श जो हैं रिजल्ट्स भी हमें इसमें मिल रहे हैं। 95% पाकिस्तानियों ने पंजाब में पहली से 12वीं जमात तक कुरान पाक की जो तालीम लाजमी करार देने का फैसला है उसको दुरुस्त करार दिया। अच्छा, गैलप पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पहली से 12वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के फैसले से मुतालिक एक सर्वे किया जिसमें मुल्क भर से 1400 से ज़ायद अफराद ने शिरकत भी की और सर्वे के मुताबिक देही और शहरी हलकों में पंजाब हुकूमत के फैसले की भरपूर हिमायत की गई। देही इलाकों की बात कर लें तो 96% जबकि शहरी इलाकों के 95% अवाम पंजाब हुकूमत के फैसले के हामी नजर आए। और क्यों हामी नजर ना आए कि मतलब इतनी अहम चीज़ है, इतना अहम फैसला किया गया, इतना खुशाइंद अच्छा फैसला है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर बच्चे के दिमाग में इतनी जगह है ना कि वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स याद कर सकता है और रट्टे मार रहे होते हैं हमारे बच्चे, उसको समझ लग रही है, इतने इतने फार्मूलाज याद कर सकता है, अलजबरा कर सकता है हमारा बच्चा, तो अहादीस भी हमारा बच्चा याद कर सकता है। उसके दिमाग में इतनी गुंजाइश मौजूद है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चों के दिमाग में इतनी गुंजाइश, इस तरह के एतराज़ात इतने मतलब कि तो बड़ा ट्रेंड भी किया, एतराज़ तो लोग कर रहे थे, लेकिन आप ये देखें कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं पहले ही उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उनको और कितनी बुक्स लगा के उनको पढ़ाया जाता है उनके नॉलेज में इजाफा करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह अहादीस और कुरान पाक की तालीम दी जाएगी तो वो भी कर लेंगे लर्न, उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। वो उसको भी जितना वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं वो उसको ये भी याद करने में कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। अगर ये आपको लगता है कि बच्चे का दिमाग इतना नहीं है तो बच्चे का वहाँ से थोड़ा सा बोझ कम कर दें या कुछ कर दें। आप इस तरह से नहीं है, बच्चों को हम जो सिखा रहे होते हैं बच्चे वो सीख रहे होते हैं और इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत थी। और ये गैलप सर्वे ये बता रहा है कि लोग यही चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये गैलप सर्वे जो है ये इस बात की जो है निशानदेही भी कर रहा है, तस्दीक भी कर रहा है कि वाक़तन लोगों ने इस फैसले को पसंद किया है, इस फैसले को खुशाइंद कहा है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आए हैं कि हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए भी कुछ इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ईमान की हिफाजत भी हो सकेगी। हम मतलब दुनियावी तालीम तो हासिल कर ही रहे हैं, दीनी तालीम साथ हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कामयाब कैसे हो सकते हैं?
अगर हम अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए चीज़ें वज़ा कर दी हैं उनका हमें इल्म ही नहीं होगा। बिल्कुल, हम अपने बच्चों को अगर ये पढ़ाएंगे नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा हमने इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बच्चों को पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से गैलप सर्वे में बता दिया, पेरेंट्स ने या जो लोग थे उन लोगों की राय ने बता दिया कि 95% से जो अबव लोग हैं वो लोग इस चीज़ के हामी हैं। वो कहते हैं कि अच्छी बात है। और बस फिक्र नहीं करनी, बच्चों के दिमाग में बड़ी जगह है, बच्चे इंशाल्लाह आराम से ये कर लेंगे और बहुत अच्छा जो है तरीके से उनकी ज़िंदगी पे बड़े मुस्बत असरात आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, मईशत की कुछ बात कर लेते हैं। और आज की दुनिया में किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में वहाँ के टैक्स निज़ाम का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। बिल्कुल, टैक्स हुकूमती आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया होता है जिससे मुल्क की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने में सबसे ज़्यादा मदद भी मिलती है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में टैक्स देने का कल्चर ही नहीं है। और मौजूदा हुकूमत टैक्स दहिंदगान का दायरा कार जो है बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए मुतअद्दिद कोशिशें भी की जा रही है, मगर उसके बावजूद वफाकी हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने में बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। अच्छा हमजा, 3 माह के दौरान हुकूमत बमुश्किल 1900 नई सेल्स मशीनों को टैक्स सिस्टम से मुंसलिक कर पाई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो उनके ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता टैक्स ईयर में 3.1 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए थे, लेकिन इस बार जो है सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। अब तक 1 मिलियन के लगभग ही जो है टैक्स रिटर्न मौसूल हुए हैं। कुछ दिन रहते हैं, आज 27 है और 3 दिन जो हैं वो बाकी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, पहले तो ये हमें बता दें कि टैक्स फाइल करना, अब रिटर्न फाइल करना हर शख्स के ऊपर लाजिम है या सिर्फ उस शख्स के ऊपर लाजिम है कि जिसने रिटर्न फाइल करनी है, जो टैक्स पेयर हो, जिसकी आमदनी के ऊपर कुछ टैक्स बनता हो, जिसने टैक्स गवर्नमेंट को देना हो? जी बहुत शुक्रिया। सुबह का खैर, मैं अर्ज़ करूँ कि जो लोग भी काबिले आमदनी जिनकी भी हो इनकम, उनको अपना गोशवारा दाखिल करना है। और उसके अंदर कुछ लोगों पे तो लाजिम है जिनकी उन्होंने वहाँ कैटेगरीज बना दी हैं कि अगर आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है, अगर आपके पास इस हद तक जो है वो आपके फ्लैट या मकान का साइज़ है, तो हमारे यहाँ जो है वो हर कंपनी को भी रिटर्न देनी है और हर जो शख्स है जिसकी काबिले टैक्स आमदनी है उसको रिटर्न का गोशवारा और अपनी आमदनी का गोशवारा लाजिम तौर पर दाखिल करवाना होता है। अब जो हम देख रहे हैं सूरत हाल के पिछले साल 2 दफ़ा इन्होंने तारीख बढ़ाई और दिसंबर 9 को आखिरी जो थी वो डेडलाइन थी, तो उस वक्त तक 3.1 मिलियन आए थे। अभी चूँकि ये पहला साल है जहाँ उन्होंने ये कहा है कि हम तारीख नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि रिटर्न का जो फॉर्मेट था वो आपको बजट में फाइनेंस बिल के साथ ही फाइनल कर दिया गया था। मगर इतने महीनों के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ अभी तक 1 मिलियन लोगों ने जो है वो अपना गोशवारा दाखिल करवाया है, जो कि बहुत ही जो है गैर इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। तो हमें इससे 10 मिलियन तक कैसे लेके जाना है, क्योंकि इस वक्त 100 मिलियन जो मोबाइल यूज़र हैं, जो वैसे तो 186 मिलियन के करीब पाकिस्तानी लोगों के पास सिम्स हैं, तो वो सारे के सारे पहले इस माली साल से पहले 12.5% एडवांस इनकम टैक्स दे रहे थे और अब वो 10% 1 जुलाई से दे रहे हैं। तो इनमें से कौन से लोग जो हैं, क्योंकि ये बायोमेट्रिक हमें पता है कि ये शख्स जो है इसका, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपने देखा कि ब्रॉडबैंड यूज़र जो हैं वही तकरीबन 103 मिलियन है और इन सब से रिटर्न जो है अगर पिछले साल में देखा जाए तो 103 का तो 106 हो गए हैं इस अगस्त में। तो इन सब में से ये देखा जाए कि किसकी जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपये जो है वो साल की पे करता है, तो वो जाहिर है कि आदमी ऐसा होगा जो उसको गोशवारा ज़रूर देना चाहिए। तो टैक्स तो सारे दे रहे हैं, मगर ये कि गोशवारे क्यों जमा नहीं करवाते, इसकी तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तवज्जो करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये बताइएगा क्या हुकूमत के जो टैक्स इक़दामात हैं वो दुरुस्त हैं? आप समझते हैं जैसे कि नॉन फाइलर्स के बिजली के बिलों पर भी हम देखते हैं कि भारी टैक्स आयद किया जा रहा है। जी देखिए, इन्फोर्समेंट के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं, बार बार मौका देने के बावजूद भी लोगों ने वो नहीं किए। मगर अब जाहिर है कि जिसका 25,000 तो आजकल एक बहुत गरीब आदमी का भी अगर वो 2 कमरों के घर में रह रहा है तो इतना बिल आ जाता है। तो ये देखना चाहिए कि क्या वाकई उनकी जो कई ख़ानदान के लोग मिलकर एक घर में रह रहे होते हैं
और बिजली का मीटर तो किसी एक के नाम पर ही होगा, जाहिर है। तो इस तरीके से इनको ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से दरअसल अपनी डेटा माइनिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के 9 से 10 मिलियन लोग बाहर से भी, तो आपने देखा $29 बिलियन की जो हमें तहसीलें होती हैं मुआवजा की, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि खामखा लोगों को नोटिस जाए, सिर्फ वही लोगों को नोटिस जाए जो वाकई काबिल आमदनी उनकी जो है वो काबिल टैक्स आमदनी है, और वो गोशवारा ना देने की जो है वो उसको भी 0 टॉलरेंस होनी चाहिए और उनको सख्त सजाएं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं उनको हम कायल नहीं कर पा रहे हैं शायद कि वो रिटर्न फाइल करें। क्या करना चाहिए इसके अंदर? क्या पॉलिसी में कुछ तब्दीली होनी चाहिए कि लोग इस तरफ आएँ? क्या आप समझते हैं लोगों को शऊर नहीं है? लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, ये फ़ाइल की नहीं जा सकती है, कहाँ वकीलों के चक्कर काटते रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो जो हमारा रिटर्न का फॉर्मेट है वो बहुत ही पेचीदा है, अंग्रेजी ज़ुबान में बहुत से लोग तो उसको समझते नहीं और उसको भर भी नहीं सकते। तो लाजमी तौर पर फिर उन्हें जो है वो टैक्स एडवाइजर्स के पास जाना पड़ता है। तो हुकूमत को इसको आसान बनाना चाहिए, उसको उर्दू ज़ुबान में होना चाहिए और एक पेज का सिर्फ रिटर्न हो, आप उससे आमदनी और अखराजात पूछें, गोशवारों में दौलत के बारे में सवालात करना, ये तो वैसे ही आपके पास डेटा मौजूद है। अगर कोई आदमी भी कोई जहाँ भी कोई जायदाद खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, वो खर्चा करता है, तो CNSE तो उसका इस्तेमाल होता ही, आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसको आसान करें ताकि लोग खुद घर बैठ कर अपने गोशवारे जैसे बाकी दुनिया में लोग करते हैं वो करें। और जहाँ तक ये मामला है कि लोग क्यों नहीं इसकी तरफ राग़िब होते टैक्स कल्चर की, तो जाहिर है कि उनको इसके बदले में ना तालीम है, ना सेहत की सहूलियात हैं। उन ममालिक का जिसका हम निज़ाम फॉलो कर रहे हैं वहाँ तो टैक्सेस के बदले में फिर आपको बहुत सी सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, इनकम सपोर्ट भी है, आपको हेल्थ और एजुकेशन जो है वो स्पॉन्सर्ड है। तो फिर हुकूमत को टैक्स के बदले में लोगों को शुमारात भी तो देनी चाहिए, उनको जो है वो जान माल की हिफाजत के अलावा जो ज़िंदगी की दूसरी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी तो उनको मुहैया करें। तो फिर यकीनी लोग टैक्स का फ़ायदा देखते हुए लोग उस तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें मौजूदा पॉलिसीज़ की, FBR की, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है या फिर टैक्स इस्लाहात के लिए कुछ नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करानी होंगी? मेरा ख्याल है कि मालूमात की हद तक तो उनके पास सारी मालूमात हैं। अब वो लोगों से अगर ताजरों से और बिजनेसमैन से और आम लोगों को इत्मीनान में लेकर उन्हें कहें कि वो वॉलंटरी जो है वो फाइलिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कशीदगी पैदा की जाए मुल्क में। और आगे ही बहुत कशीदगी है सियासी महाज पर, तो अब आप एक नया महाज खोलें ताजरों के साथ उससे भी, तो उसके बजाय अफ़हाम फ़हीम से मसाइल का हल करना चाहिए। टेबल पर बैठकर मुलाकात करें, उनको भी सच लाए कि देखिए जी आपकी कौमी जिम्मेदारी है कि आप अपना जो भी टैक्स बनता है वो अदा करें, और फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके ज़्यादा माल की हिफाजत करें जैसे मैं कर रहा था, और उनको जो भी बुनियादी सहूलियात हैं वो दें ताकि फिर लोगों के दरमियान और रियासत के दरमियान एक एतमाद का जो है वो पहलू जो है वो बहुत कमी है, वो पूरा हो, एतमाद का फुकदान जो है वो ख़त्म हो और इससे फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करते, और अब जो है यही कहा जा रहा है कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए। और फिर हम शिकायत आखिरी रोज़ कर रहे होते हैं कि शायद वेबसाइट बहुत ज़्यादा डाउन थी क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो अभी से ही कर लें। आपको कितनी और आपने कितनी देर आपने लगानी है, इंतजार करते हैं फिर हम लोग हाँ अभी आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद जुर्माने भी होंगे और ये ध्यान आप लोगों ने रखना है फौरी से। अगर अभी तक आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है तो टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हमने तकरीर एक का जिक्र तो किया था, आपसे खिताब का जिक्र किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में होने वाले आलमी रहनुमाओं के जो खिताबात हैं उसमें से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया, सबसे ज़्यादा पसंद। बिल्कुल। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अमरीकी सदर जो बाइडन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, न्यूजीलैंड, चीन, बरतानिया, कतर और बांग्लादेश समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत जो हैं उनकी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की गई थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर को मुसलसल तीसरे साल, इस साल की बात नहीं है, तीसरा साल है ये कि लोगों ने देखा है, और उस हिसाब से इमरान खान ने जो उनकी जो व्यूअरशिप है वो बड़े आलमी रहनुमाओं को भी पीछे छोड़ गई है, बहुत ज़्यादा उनकी और आलमी रहनुमाओं की तकरीर में से अब तक इमरान खान की तकरीर को 3,53,000 लोगों ने देखा है। मोदी की तकरीर पर 1,77,000 व्यूज़ आए हैं, जबकि जो बाइडन की तकरीर पर सिर्फ 69,000 लाख को भी नहीं टच व्यूज़ आए हैं। जो बाइडन को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है शायद देखना चाहिए, मोदी साहब को भी देखना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
कराची वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं, चले उम्मीद लगना कम अज़ कम शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे और कराची सर्कुलर रेलवे 250 अरब रुपए की कसीर लागत से जो ये मंसूबा है ये मुकम्मल किया जाएगा। बिल्कुल हमजा और शहर क़ायद की अगर बासियों की बात करें तो उनके लिए दूसरी अच्छी खबर भी ये है कि सी पैक में कराची कोस्टल जोन मंसूबे को शामिल करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि मंसूबा कराची को इंतहाई जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जोन फराहम करेगा। अच्छा, कराची दुनिया की सर फहरिस्त बंदरगाहों में शामिल होगा, ये उनका कहना है। मंसूबे की मुतवक्के जो सरमायाकारी है वो तकरीबन 3.5 अरब डॉलर है और 20,000 से ज़ायद ख़ानदानों को रिहायशी आबादकारी भी फराहम होगी। बिल्कुल, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची के साहली जोन को जो जोन है उसको सी पैक में शामिल करना गेम चेंजर है। ट्विटर पर इमरान खान ने लिखा कि कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घरेलू यूनिट्स तैयार करेंगे और सरमाकारों के लिए मौके भी फराहम करेंगे। अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि कराची को दीगर तरक्की याफ्ता जो पोर्ट सिटीज़ हैं उनके बराबर लाएंगे और मैरीटाइम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको वज़ीर-ए-आज़म ने शाबाश भी दी है। हम बात करेंगे सारे मामले के ऊपर। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फेमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फेमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अब ग्रीन लाइन बस मंसूबे के बाद क्रेडिट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने। कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से भी ये बातें सामने आई हैं कि इफ्तिताह करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएंगे। आप समझ रहे हैं कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो जाएंगे या फिर अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा? नहीं, आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा। कम से कम उम्मीद ज़रूर दिलाई गई है और उम्मीद से दुनिया कायम है। देखिए, ग्रीन लाइन के ऊपर 40 बसें आई हैं। जिस शहर में कम से कम 10,000 बसों की ज़रूरत है, 40 बसें जो हैं वो एक अच्छा खुशाइन इक़दाम है। इसी तरह से जो कराची सर्कुलर रेलवे की बात हो रही है, मैं जब बच्चा था तो उस वक्त भी कराची सर्कुलर रेलवे की बात सुनते थे और आज भी कराची सर्कुलर रेलवे की। अब इस सारी गुफ्तगू का मतलब क्या है ये तो वक्त ही बता सकता है। ये सारे वो मंसूबे हैं जो कई साल में जाके शुरू होंगे, मतलब फिजिकल इनके ऊपर जो काम है वो शायद साल 2 साल में हो पाए, ठीक है। मगर आप जरा पीछे चले जाइए, K4 का मंसूबा था जिसको करने के लिए और 1100 अरब रुपए के उसके अंदर भी दावे किए गए, मगर कोई K4 का आता पता नहीं है, कोई आइंदा नहीं। सो मैं कराची वालों को मायूस नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कम से कम कराची के मसाइल की तरफ बात की जाना एक खुशाइन बात है। बाकी तो यहाँ बहुत सारी चीजें कुदरत के हाथ में हैं, हमारे और आपके हाथ में नहीं। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने भी ये बात कही है ना कि बहुत सारे मंसूबे ऐसे थे जो कि तकमील जिनकी नहीं हो सकी। अब हम इस मौजूदा मंसूबे की बात करें, आप इस मंसूबे की बर वक्त तकमील देख रहे हैं कि इसकी तकमील हो सकेगी जो टाइम कहा गया उसके मुताबिक? देखिए, एक MD मैनेजिंग डायरेक्टर थे KWSB ब्रिगेडियर जावेद अशरफ, बहुत ही फैबुलस ऑफिसर। उन्होंने जो है 2002 में इनिशिएट किया था K4 की प्रोसीडिंग, पहला TOR ये सारे के सारे बनाए। आज 2002 से 2021 हो गई है और मैं, आप या वज़ीर-ए-आज़म हम में से कोई भी इसकी मुमकिना पानी आने का टाइम नहीं दे सकता। तो अब सोचें K4 जो है, अच्छा इस सारे दौरान में पता नहीं कितनी गवर्नमेंट आई चली गई, सब कराची सर्कुलर रेलवे की रिवाइवल की बात करते रहे, ठीक है ना। ये जो आज कोस्टल उसकी बात हो रही है, मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ कराची में चेयरमैन KPT होते थे जावेद हनीफ साहब। जावेद हनीफ ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ उस वक्त 8 अरब रुपए का एक वो किया था और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये 101% सारी फाइल्स में मौजूद है। अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे मेरे साथ बैठ जाए। 8 अरब रुपए में कोस्टल हाईवे बननी थी। अच्छा, चूंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, अच्छा एशियन कराची पोर्ट ट्रस्ट इज अ फिल्थी रिच ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो पैसे आते हैं, इनकम होती है वो डॉलर्स में होती है, क्योंकि शिप्स आते हैं ना वो आके में एंकरेज और ये सब पे करते हैं, इस स्टीवेडोरिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो वो उस वक्त 8 अरब रुपए तो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने, अच्छा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यकमुश्त पैसे देने थे और मतलब प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना था, मगर वो जो वापसी था वो KPT ने वापस करने थे पैसे वाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि पाकिस्तान को कोई इदारा अपने आप तो एक गैर मुल्की बैंक के साथ नहीं कर सकता। उस वक्त जो है टर्न डाउन कर दिया गया कि नहीं जी KPT अपने वसाइल से खुद करे, इससे मुल्की डेट के ऊपर जो है वो होगा। वो 8 अरब थे उस वक्त, शायद
80 रुपए का या 60 रुपए का डॉलर होगा। अब आप अब जो है 3.5 अरब डॉलर यानी 170 रुपए के साथ लगाएं तो इसमें इतने जीरो आते हैं कि मेरी तो गिनती खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि कम से कम कराची के मसाइल के ऊपर खुलकर बात होना चाहिए। मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं कल क्लिफ्टन में था। क्लिफ्टन कराची की सबसे फैशनेबल एरिया होता था। पार्क लेन के अंदर, यकीन करें मेरे कद से ज्यादा जो है, और मेरा कद भी कोई 6 फीट का है, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। ये वो सड़क है, ये वो इलाका है, और ये आज नहीं लगा है, ये 1 साल से है। इसी तरह आप लियारी चले जाएं, वहां पर खड्डे मेरे कद से ज्यादा गहरे खड्डे हैं। तो आप मुझे बताइए, कराची की तो बड़ी बदहाली है। मैं आप लोगों को दावत दूंगा, कराची के ऊपर कोई अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाइए और उसके अंदर लोगों को दिखाइए हाल। जी, बस इसीलिए हम डिस्कस करते रहते हैं, आपसे भी बात करते हैं, दीगर भी कोशिश होती है कि हम इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। अच्छा सर, एक और बड़ा मसला जो कराची को हमेशा दरपेश रहा है वो क्रेडिट गेम है, और क्रेडिट गेम की वजह से कराची को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलते हुए मंसूबे बंद हो जाते थे, कुछ काम हो रहा होता था, दूसरी गवर्नमेंट आती थी, वो कहती थी नहीं क्रेडिट गेम का चक्कर है, वो लोग क्रेडिट ले जाएंगे। अभी ग्रीन लाइन बस के हवाले से अगर हम बात करें तो जुबैर उमर साहब ने कहा कि जी 80% काम तो हम मुकम्मल कर गए थे, आप लोगों ने कौन सा तीर मार लिया। आपको उनकी कुछ बात दुरुस्त लगती? बिल्कुल नहीं, जो दुरुस्त बात है। देखिए सर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जाते हैं। सबसे पहले नीड असेसमेंट होती है, हमें जरूरत क्या है, उसके हिसाब से प्रोग्राम्स फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो शुरू करती हैं। जर्मनी में भी करती हैं, अमेरिका में भी करती हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, हिंदुस्तान में भी करते हैं। अच्छा, वो प्रोजेक्ट अगर खत्म हो जाता है, एक दफा शुरू हो जाता है, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो गई, जो भी, तो वो एक कंटिन्यूटी होती है। हमारे यहाँ तो ये आप देखिए 1977 में PIDC के बिल्कुल सामने, PC के सामने एक बिल्डिंग बनी, वो आज भी उसी हाल में खड़ी, हाइट एजेंसी की। 1970 में वो, चूंकि उसमें मुमताज अली भुट्टो साहब का नाम आ रहा था, जियाउल हक साहब ने उसको रोक दिया। आज तक मैंने 1996 में उस प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो साहबा, उनको कहा कि बीबी इसको यतीम खाना बना दो, इसको आप ईदी ट्रस्ट को दे दो, इसका कोई इस्तेमाल कर लो, इसको कोई यूज कर लो। क्योंकि 96 में हमने नेस्पाक से उसकी असेसमेंट कराई थी, और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली गुड था, आज भी वो सही है, ठीक है। मगर वो जो है ना, शहर को, उसको मेरा एक फलस्तीनी दोस्त था, वो कहता था, वो कॉटन बाइंग के लिए आया करता था जॉर्डन से, वो कहता था इट्स अ ट्रिब्यूट टू योर नेशनल केयरलेसनेस एंड इनकॉम्पिटेंस। वो PC में आकर ठहरता तो कहता जब से मैं आ रहा हूँ मैं ये स्ट्रक्चर यहीं खड़ा देखता हूँ, यार तुम इसको कुछ कर लो। तो हमारे यहाँ ये ब्लेम गेम, ये क्रेडिट गेम, ये मायने क्या है यार? ये कौन सी PMLNQ की गवर्नमेंट और PMLN की गवर्नमेंट और PTI की गवर्नमेंट? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना। हाँ जी। आप सबसे पहले असेसमेंट कीजिए। देखिए, एक असेसमेंट ये कर लीजिए कि 1998 में जब 1 करोड़ की आबादी थी, उस वक्त कराची में 22,000 रजिस्टर्ड बसें थी। आज जब 2.5 से 3 करोड़ की आबादी, रजिस्टर्ड बसों की तादाद 6,000 रह गई है। अब खुदारा ये बताइए, अगर 2.5 गुना आबादी बढ़ गई तो 22,000 को 50,000 पे होना चाहिए था। आप 22,000 को आज 6,000 पे ले आए। बिल्कुल ऐसी ही है। ये तो बहुत शुक्रिया आपका सर, मेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, यकीनन मसाइल हैं, लेकिन अब कुछ उम्मीद जो है वो बंधना शुरू हो गई है कराची के जो शहरी हैं उनके। और अच्छी बात है, ये होने चाहिए, मंसूबे पूरे होने चाहिए, हम क्रेडिट गेम से निकल जाएं तभी बेहतर होगा, क्योंकि तभी हालात बेहतर हो रहे होंगे। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वाकई दुरुस्त बात है, जिस तरह से देखिए साहब कह रहे थे कि मंसूबे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के होते हैं, अगर अगली गवर्नमेंट आ रही है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और हम ऐसा करते हैं कि इतना पैसा लग गया होता है, फिर हम मंसूबे बंद कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है ये किसी तरह से ठप हो जाए, क्या हम उनको कह सकेंगे देखा उन्होंने तो ठीक काम नहीं किया। बिल्कुल। और हम फिर जो है क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो वो फिर क्रेडिट गेम के चक्कर में जो है ना, आवाम की जो है उसको सहूलियात नहीं मिल रही होती है। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे और हमसा हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 978वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने मज़ार पर चादर पोशी करके उर्स तकरीबात का इफ्तिताह भी किया। हाँ जी, सालाना उर्स पर दादा दरबार को दिलकश फूलों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर हाज़िरी के लिए पहुँच रही है और ज़ायरीन ने ढोल की थाप पर धमाल भी डाली और
सूफ़ी बुज़ुर्ग से अकीदत का इजहार भी कर रहे हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। चेहलुम का मौका भी होता है और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात होते हैं। उर्स की तकरीबात 28 सितंबर तक जारी रहेंगी और हम 3 रोज़ा तकरीबात हैं ये जिनका कल से है जो आगाज़ हुआ था। और दूर दूर से लोग आते हैं, ज़ायरीन आ रहे होते हैं और अकीदतमंद आ रहे होते हैं, सलाम पेश कर रहे होते हैं। और बड़ा देखा जाए इकरा आजकल कोरोना के हवाले से खुसूसी तौर पर यहाँ पर इंतज़ामात भी किए गए हैं और जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि इंतज़ामिया के साथ आप लोगों ने ताउन करना है ख़ास तौर पर। और आप दाता दरबार हाज़िरी के लिए आ रहे हैं लेकिन इंतज़ामिया जो आपको वहाँ पर बताएंगे SOPs हैं उनका आप लोगों ने खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से केसेस में हमने देखा कमी भी हुई तो उन्होंने फिर मज़ारात जो है खोले भी इसी वजह से थे कि केसेस में कमी हो। तो अब जिस तरह से उर्स मुबारक भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात भी करें, SOPs का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहा जाता है बार बार कहा जाता है तो इस मौके पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है आप अकीदत का इजहार तो कर रहे हैं, जा रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं वहाँ, लेकिन इसके साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ जी बिल्कुल, आप लाजमी तौर पर हमें भरोसा है आप पर कि आप इसका ख्याल रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, बच्चों के वाले से बात करनी है। ख़ास तौर पर बच्चों का बहुत बड़ा मसला है और उसकी हमें समझ ही नहीं आ रही होती है। हम सुनते हैं पता ही नहीं लग रहा होता, हम सुनते हैं कि जी के पेट में कीड़े पड़ जाना, ये ऐसी शिकायत है। बच्चों को हम कहते हैं कि मट्टी मत खाओ, पेट में कीड़े पैदा हो जाएंगे, क्या कर रहे हो। लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं आ रही होती और पता भी नहीं लग रहा होता कि क्या ऐसा बच्चा कर रहा है कि पता लग जाएगा इसके पेट में कीड़े हैं। बिल्कुल, अच्छा क्या होते क्या हैं? बिल्कुल ऐसे ये इनकी थोड़ा सा मुश्किल में रहते ही हैं। खास तौर पर अगर माओ की बात करें वही बहुत ज़्यादा होती हैं इसके लिहाज से, तो उन लोगों को थोड़ा समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो हम अगर एज देख लें तो 5 से जो 9 साल की उम्र का जो एज ग्रुप है उसमें बच्चों में ज़्यादा शिकायत होती हैं। और लेकिन ये इससे छोटे बच्चों को भी हो सकती हैं, ये नहीं कि इसी एज ग्रुप के हों, लेकिन इसको हाईलाइट किया गया 5 से 9 साल के बच्चों के लिए। अगर इस मरज़ का इलाज ना किया जाए तो बच्चों में खून की कमी हो जाती है, ग़िज़ायत की कमी हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती है। इसके अलावा ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का सबब भी बनते हैं ये लोग। ये जो बीमारी है पाकिस्तान के हालिया बरसों में मिट्टी से मुंतकिल होने वाली ये बीमारी बच्चों की सेहत के लिए बहुत बड़ा मसला बनकर उभर रही है, जिससे तकरीबन 17 मिलियन स्कूल जाने वाले बच्चों को खतरा बताया जा रहा है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनमें आंतों के कीड़े के इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। अच्छा हमजा, एक रिसर्च भी की गई, उस रिसर्च से पता चला है कि आंतों के कीड़ों की बीमारी से स्कूल्स में गैर हाजिरी जो है वो 25% तक कम हो सकती है। और इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान जो डी वार्मिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम है 2018 में शुरू भी किया गया था और इस प्रोग्राम के तहत अभी तक स्कूल की उम्र के 3 मिलियन से ज़ायद जो बच्चे हैं वो कामयाबी के साथ कीड़ों के मरज़ से महफूज हो चुके हैं। हाँ जी, और माहिरीन सेहत यही कह रहे हैं कि इस बीमारी से बचाव की सबसे पहली सूरत सफाई है। इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि बच्चे मिट्टी को मुँह में ना डालें और बच्चों में जो है बार बार हाथ धोने की आदत जो है उसको भी पैदा करें। इसी अहम इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर वली खान। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये मिट्टी से पहले तो हमें ये बताएं कि पेट के कीड़े होते क्या हैं और कैसे माँ बाप को पता लगे कि ये पेट के कीड़े हैं, और क्या सिर्फ मिट्टी एक सोर्स है जिसकी वजह से ये पेट में कीड़े पैदा हो रहे होते हैं? आपने बजा तौर पे फरमाया प्रोग्राम में अभी इसको हम कहते हैं साइल हेलमेंट्स, साइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स। तो ये मिट्टी से इसके लार्वे और एग जो है दैट इज़ द मेन सोर्स। और बच्चों को अगर वो सफाई का ख्याल नहीं रही या मिट्टी में खेलते हैं तो दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और जैसे बैकग्राउंड में जाना थोड़ा ज़रूरी है। 2017 में एक सर्वे हुआ था 45 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा पाकिस्तान में, और उसमें उन्होंने उस सर्वे को कंडक्ट कराया था IRD एविडेंस एक्शन और इंडस ग्रुप जो हॉस्पिटल है। और 45 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा था कि 17 मिलियन बच्चे जो है दे आर एट रिस्क। तो आपने उस वजह से फिर 2018 में पाकिस्तान डिवर्मिंग इनिशिएटिव एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रोग्राम शुरू हुआ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न के ताउन से। तो इस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान डिवर्मिंग इनिशिएटिव, और 45 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंटरवल के साथ इसके मुहिम जारी रहे था। सही है। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि जो मसला है
ये बड़ा कोवर्ट होता है, अपेरेंट नज़र नहीं आता, और एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दूसरा बच्चों की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है उसको ये असरअंदाज होती है और उसको स्लो कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मट्टी से, क्योंकि आपने भी कहा है कि मट्टी से ही होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं मट्टी खाते हैं, वो मट्टी खाते क्यों है, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये बात बिल्कुल इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा ग़िज़ाई कमी होती है बच्चों में, आयरन वगैरह की कमी होती है। दूसरा ये एक बड़ा अहम स्टेज होता है अब डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा ना ज़हनी और जिस्मानी डेवलपमेंट का, तो वैसे भी हमारा जो ग़िज़ा है वो आयरन की कमी होती है। फिर जब थोड़ा बहुत जो ग़िज़ा वो लेते भी है तो उसमें वो उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अच्छा तो ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि माँ बाप को कैसे पता लगे कि ये मसला है हमारे बच्चे के साथ? बच्चा फील क्या कर रहा होता है, बच्चा क्या आपको बता रहा हो तो आपको ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि इसको जो है इसके पेट में कीड़े हैं, इसको ये मसला है, फिर वालिदैन ने करना क्या है? इसकी जो सिम्टम्स है ये बड़े वेग होती है, और दैट इज़ द रीज़न कि डायग्नोसिस में इसकी डिले हो जाती है, या राइट डायग्नोसिस नहीं पाती। बच्चे का जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा पेल होगा, उसकी जो डेवलपमेंट है वो नज़र नहीं आई। इसी तरह जो हम देखते हैं 5 से 15 साल के बच्चे, उनमें एक रिलक्टेंस होती है, वो सुबह स्कूल नहीं जा पाते, या उसके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे की वो जो एक एक्टिवनेस या उसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो नज़र नहीं आते, और एक वेग से जर्नलाइज वीकनेस बच्चे में नज़र आती है। तो ये जो मसला है, जब न्यूट्रिशन इनटेक या उसका वो सही नहीं होता तो इसके जो इम्पैक्ट है या असरात है पूरी जिस्म पे होते हैं, फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल, ये सारा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? और दूसरी बात ये भी बता दीजिएगा, जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि वो मट्टी ना खाएं, क्योंकि बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं। इसका बड़ा अच्छा, जैसे पाकिस्तान डिवर्म इनिशिएटिव है, इन्होंने बड़ा एक वेरी इजी एक टेबलेट होती है मेबेंडाजोल, और जो ड्रेप ने भी इसको ये प्रूव किए है, WHO रिकमेंडेड है, बल्कि WHO के टेक्निकल असिस्टेंट के साथ पाकिस्तान डिवर्मिंग इनिशिएटिव जो 5 से 14 साल के बच्चे हैं स्कूलों में, मदरसों में, प्राइवेट, इस सब में अभी भी एक मुहिम आज से शुरू होगा जो 2 जून तक जारी रहेगा। तो च्यूएबल टेबलेट है, साइड इफ़ेक्ट उसके कोई ख़ास नहीं है। साल में एक दफ़ा पेरेंट्स से या जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनसे गुजारिश है पेरेंट्स से कि वो ज़रूर अपने बच्चों को भेजें, और दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन। साल में एक दफ़ा ये दवाई गोली दी जाती है, और बड़ा इज़ वेरी इजी टू एडमिनिस्टर, और कोई इसके कोई ख़ास एडवर्स इफेक्ट या वो नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, इसके साथ फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारे सफाई की मुहिम है, आगाही के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे वो ख्याल रखे, जो उनको अगर पल वगैरह है उसको धो के खिलाए, और खाने से पहले उनके बच्चों का जो हाथ है, वैसे भी हमारे कोरोना में मुहिम का भी था कि जो हैंड हाइजीन है, ये जो मसला है ज़्यादा हमारे जो डाउन टाउन है या अर्बन एरियाज़, जहाँ बच्चे बग़ैर शूज़ के जो इन्फेक्टेड सॉइल या जो होती है उसमें खेलते रहते हैं बग़ैर शूज़ के, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी आप हमें बता दीजिएगा, बच्चों का मामला है, पेरेंट्स कुछ ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। अक्सर बच्चे हम देखते हैं कि स्कूल में, हम भी जब स्टूडेंट थे, क्यों स्कूल नहीं आए, मेरे पेट में दर्द था, बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, और बच्चों को सबसे ज़्यादा शिकायत स्कूल ना आने की बड़ी वजह जो होती है वो पेट का दर्द ही होता है। अब हर पेट के दर्द को हम ये तो नहीं समझ लेंगे कि इसके पेट में कीड़े ही हैं। बात आपकी सही है। इसमें जो सिम्टम्स है, जैसे पहले मैंने कहा, बड़े वेग होते हैं। ज़्यादातर जो सिम्टम्स है GIT, पेट में दर्द, या उसमें थोड़ा सा वो
जब सोते हैं तो जैसे मुंह से लुआब आता है या दांतों को पीसते हैं, या फिर जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लॉटिंग वगैरह। एवन ये भी रिपोर्टेड है कि सख्त जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उसमें उनमें डाइसेंट्री तक अलामात हो सकते हैं, या फिर वो बच्चे खारिश के शिकायत करते हैं। और आफ्टर सम टाइम अगर उनको ट्रीटमेंट न दी जाए तो फिर इसकी इफ़ेक्ट जो है पूरी जिस्म पे होते हैं। जैसे सुबह के टाइम वो बच्चे, मैंने पहले भी कहा कि रिलक्टेंट होते हैं स्कूल जाने में। इसके साथ बाकी चीज़ों में भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, बट अभी जैसे पाकिस्तान में 2.25 करोड़ बच्चे जो है एट रिस्क है, और हमारे जो जितने भी बड़े डिस्ट्रिक्ट है, मेट्रोपॉलिटन, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर वगैरह, इस सब में ये बीमारी जो सर्वे हुआ था 2017 में, तो एवन इस वक्त जो इस्लामाबाद है इसमें भी 5,70,000 बच्चे उन्होंने रिपोर्ट की कि दे आर एट रिस्क। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और ये बड़ा अहम मामला है। जिस तरह से मुहिम का उन्होंने बताया कि मुहिम का आगाज़ कर दिया गया रावलपिंडी और गुजरात डिवीजन से जो है इसका आगाज़ किया जा रहा है, और बड़ा पेरेंट्स को तो समझ ही नहीं लग रही होती और बच्चे तो बता नहीं पा रहे। एग्जैक्टली हमजा, बच्चे भी नहीं बता रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से मुहिम स्टार्ट की गई इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अब रावलपिंडी और गुजरात में खासतौर पे जब ये मुहिम शुरू हो गई आज से, तो उसमें पेरेंट्स का ये बनता है कि अब वो बच्चों को इस जिस तरह से उन्होंने कहा कि डिवॉर्म करेंगे तो अपने बच्चों को डिवॉर्म लाजमी करवाएं। हाँ जी, और इस मुहिम का हिस्सा लाजमी तौर पर आपको बनना है अपने बच्चों की सेहत के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और बच्चों को रोकें वो मट्टी मत खाया करें। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कोई नहीं अच्छा होगा इसके लिए, मट्टी खाएगा ना तो ये सेहतमंद होता है। ये कहते हैं एग्जैक्टली, मैंने भी सुना कि उनकी आयरन की कमी पूरी हो रही है। ऐसे मैंने बातें सुनी है। मट्टी खाते हैं अच्छी बात होती है, सेहत इससे बेहतर नहीं होती है। पेट में कीड़े पैदा होते हैं जिससे उसकी जिस्मानी और जहनी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है या स्लो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे मिडिल क्लास तबके की, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई जो है उसमें वही पैसा जा रहा है। मूज़ और महंगाई की अगर बात करें वैसे तो सबका ही जीना मुहाल कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुतासर हो रहा है वो मिडिल क्लास जो हमारा तबका है वो हो रहा है। बढ़ती महंगाई, अपनी कम होती आमदनी और क़ुव्वत ख़रीद की वजह से जो है वो सुकड़ता ही जा रहा है। हाँ जी, हालिया बरसों में पाकिस्तान में मुतवस्सित तबका घरों के किरायों में इजाफे, बिजली और गैस के घरेलू निर्खों में बेपनाह इजाफे की वजह से कम होता जा रहा है। अच्छा, अब मतलब जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, वो या तो बहुत अमीर लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो सरमायादार होते हैं, या फिर गरीब लोगों के लिए बनाई जा रही होती हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए उस तरह से पॉलिसीज़ बनाई ही नहीं जा रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा शायद इस सारी जो इन्फ्लेशन होती है इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, या मिडिल क्लास तबका होता है, मुतवस्सित तबका होता है। क्यों? हर चीज़ के अंदर तकरीबन क्या होता है, ये तो कंज्यूमर होते हैं। वो ऊपर जो बैठे हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो बेच रहे होते हैं। वो क्या होता है कि जी अच्छा अगर चीज़ें महंगी हैं वो 40 रुपए की चीज़ 60 रुपए की कर देंगे, लेकिन उसको लेनी पड़ेगी मिडिल क्लास फैमिलीज़ को। अच्छा हमजा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास जो ज़्यादातर है तबका वो इसमें ही मतलब करता है, इसी के गिर्द घूमता। मिडिल क्लास ज़्यादा हमारे पास अगर रेशो दिखाए तो जाता है। तो जब भी महंगाई होती है तो बहुत ज़्यादा जो असर है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही डेवलपिंग फेज में होता है, वो अपने तरक्की जो है कर रहा होता है, तो वो जो उसकी तरक्की की रफ्तार है उसमें कमी हो जाती है। इवन कि जो उसने अपनी रखी होती है ना कि साइड पे कोई अपनी जमा कर रहा होता है, सेविंग्स होती है, वो भी उसके पास नहीं बचती है कि वो सेविंग भी नहीं अपनी कर सकता है कि कोई मुश्किल खुदा ना खास्ता वक्त आ जाए तो वो उस मुश्किल वक्त में उनको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड भी बरकरार रखना होता है। ये भी मसाइल होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, किसी से ले भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये मसाइल हैं। तो बहुत ही थिन लाइन है जिस पर वो ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और मज़ीद उनके लिए अब मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती गई, जिससे मज़ीद मसाइल आ रहे हैं। उसके साथ ही बिजली के निर्खों में 60% से ज़ायद, जबकि गैस के निर्खों में 167% इजाफा अब तक हो चुका है। और UNDP की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक
आज पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है और कोविड के दौरान बड़े पैमाने पर बरतरफियों और तनख्वाहों में कटौतियों ने मुतवस्सित तबके की मुश्किलात को मजीद बढ़ाया। अच्छा, मुसीबत तो हमजा ये भी है ना कि महंगाई, बेरोज़गारी और क़ुव्वत ख़रीद में कमी के दबाव के बावजूद जो मिडिल क्लास है इन लोगों के ज़ुमरे में नहीं आता है, जो कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए अहल समझे जाते हैं। और इस दौरान जो ये तबका है, इनकी बचत की जो शरह है उसमें नुमाया कमी देखी गई है। यानी कि वही हम सेविंग्स की जो बात करें, वो सेविंग कर ही नहीं सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बुरे वक्त में उनके पास कोई रकम घर में मौजूद हो, जो कि या बैंक में मौजूद हो, तो वो इस्तेमाल भी कर सकें। आखिर ये तमाम चीज़ें जो है हमें देखनी होंगी और या गवर्नमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि इस तबके को रख के कोई पॉलिसीज़ जो है बनाई जाए। इसी पर हम बात कर लेते हैं। डीजी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं, क्योंकि वो फील भी ये करती हैं कि शायद पॉलिसीज़ हमारे लिए नहीं होती हैं, हमसे ऊपर के लोगों के लिए होती हैं या नीचे के लोगों के लिए होती हैं। आप समझते हैं कि वाकई मिडिल क्लास जो है, जो मुतवस्सित तबका है, वो सुकड़ता चला जा रहा है और मज़ीद नीचे की तरफ धकेला जा रहा है? वालेकुम सलाम, थैंक यू मुझे मौका देने का। बात ये है, बिल्कुल आपने सही बात की है कि मिडिल क्लास जो है ना वो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में, जो लोअर क्लास है वो तो है ही प्रॉब्लम में हमेशा से। और अनफॉर्चुनेटली आपने सही बात की है कि यहाँ हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली रिग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है। यानी जब टैक्सेशन भी होती है तो होता क्या है कि उस टैक्सेशन में या महंगाई में, यानी अमीर आदमी के लिए जो है ना वो महंगाई उतनी ही है जितनी गरीब के लिए, जितनी मिडिल क्लास के लिए। अब उसके हम तजिए पे आएंगे तो हमें फील होगा कि मिडिल क्लास अगर पहले कोई 50% थी तो अभी वो सुकड़ के जो है ना वो कोई 25% रह गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि हमारी जो गुर्बत की लकीर से नीचे वाले लोग हैं 25% से बढ़ के 42% तक चले गए हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है? जब हर चीज़ महंगी हो रही है, यानी आटा, चीनी, घी, तेल, हर चीज़ महंगी हो रही है और उसके बाद वो मिडिल क्लास स्क्वीज होके वो नीचे जा रही है। यही प्रोग्रेसिव क्लास होती है जो बेसिकली मेहनत ज़्यादा कर रही होती है। वो उस क्लास के नीचे जाने की वजह से हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आप देखें कि वो रोज़ बरोज़ जो है ना उसकी ह्यूमन तरक्की का जो सारा दारोमदार था वो इस इंडेक्स पे था। यानी आपकी एजुकेशन बच्चे कितने ले रहे हैं, आपकी हेल्थ की क्या पोजीशन है, आपकी यानी पॉवर्टी एलिवेशन में कितना रोल प्ले कर रहे हैं और ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कितना बेहतर हो रहा है। हम फील करते हैं कि वो मिडिल क्लास के स्क्वीज होने की वजह से हमारा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है, लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं और उसकी वजह से लोगों की यानी बच्चों की 25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त जो है आउट ऑफ स्कूल हैं। उसके लिए ये हमारा जो एहसास प्रोग्राम है और हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, ऑलरेडी उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वज़ाइफ दिए जाए, बच्चों को किसी तरीके से वो स्कूल जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गुर्बत बढ़ रही है वो बच्चे जो है बजाय इसके कि वो कि स्कूल जाएं, वो तो अपनी माँ बाप उन्हें किसी कमाई के लिए भेज देते हैं। प्रॉब्लम इसमें अब मल्टीफोल्ड हो गया है। अब ये मिडिल क्लास अगर स्क्यूज होगी तो इसका मतलब है कि मुल्क जो है वो तरक्की करने के बजाय वो नीचे जाना शुरू हो गया है। इस चीज़ को कंट्रोल करना मेरा ख्याल है फौरी तौर पे गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है रोज़ बरोज़। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई एज ए रेगुलेटर काम करना था ताकि रुपी को स्टेबल रखता, वो भी बज़ाहिर लगता है कि मार्केट फोर्सेस पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मार्केट फोर्सेस पे जब चीज़ें छोड़ेंगे, जब पॉलिसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसी कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि इन चीज़ों को हम मुस्तहकम कम अज़ कम कर सकें, ताकि जो मिडिल क्लास तबका इतनी महंगाई है तो उसमें वो है वो स्टेबल अपने आप को रख सके। बेसिकली बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गवर्नमेंट को तो ऐसी पॉलिसीज़ डिवाइस करनी है जो कि वो कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जो स्टेट जैकेट है इकानमी और फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से हमें हर दफ़ा फिर IMF के पास जाना पड़ता है। जब IMF के आपको पता है मुज़ाकरात शुरू होते हैं, अभी 4 अक्टूबर को फिर मीटिंग होने जा रही है, तो उसके लिए हर चीज़ जो है वो उनके टारगेट्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनको हम पूरा करने में लगे रहते हैं। अब हमारी मजबूरियाँ अपनी जगह पर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरियाँ अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत बात यह है
कि अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि एहसास प्रोग्राम जो 110 बिलियन से शुरू हुआ था इस गवर्नमेंट के दौर में, अब 260 बिलियन पे पहुंच चुका है। अब इसका क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब ये है कि हमारे लोग और गरीब हो रहे हैं, हमारा जो मिडिल क्लास है और स्क्वीज होती जा रही है, और इसी वजह से एहसास प्रोग्राम को हम ज़्यादा उसका दायराकार बढ़ा रहे हैं, सो दैट के लोगों को कम से कम उस भूख से तो बचाया जाए जो बेसिकली इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो है ना वो होती है। तो ये मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बिल्कुल आपने सही आज इस प्रोग्राम में हाईलाइट किया है कि इसको कहीं ना कहीं हमें देखना है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मुल्क जो है वो तरक्की की बजाय वो तो रिग्रेसिव पॉलिसीज़ की तरफ आ जाएगा और उसके बाद हमारी जो तरक्की के अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ी तादाद में जो तबका था वो सर्वाइवल की जंग इस वक्त लड़ रहा है और ये बहुत ही बड़ा मसला है। HDI का सर आपने जिक्र किया था, साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के भी हम बात करें, लेकिन मिडिल क्लास तबके के पास, मुतवस्सित तबके के पास खुद क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं कि मतलब उन्होंने सर्वाइवल की जंग भी लड़नी है, साथ उन्होंने पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनके लिए भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही होनी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो चुके हैं। किस तरीके से वो नए मौके जो हैं अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं? हाँ नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें जी, जो मिडिल क्लास है ना वो तो जाहिर है हर बंदा एक कोशिश कर रहा है कि जी वो अपनी सफ़ेद पोशी को भी बरकरार रख सके और उसके बाद वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सके, उसके लिए वो बड़ी मेहनत भी करता है और वो मेहनत अभी भी कर रहा है और हर दौर में करता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो मेन जो एजेंट ऑफ चेंज होता है वो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बेसिकली प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ना कि रिग्रेसिव। अब हमारी टैक्सेशन है, हम जो पहले भी बात कर रहे हैं, अब ये टैक्सेशन जो है वो हर किसी के लिए एक जैसी अब टैक्स लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप तो एक रिग्रेसिव पॉलिसी के तौर पे काम कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि एक गरीब आदमी मजीद गरीब हो जाता है, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आ जाता है, लोअर मिडिल क्लास वाला गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाता है, और जो अमीर आदमी है वो तो जाहिर है आपको पता है ये जो सरमायादाराना निज़ाम है इसमें चीज़ें जो है ना मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी कैपिटल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और जो एक लेबर है या आम बंदा है जो मेहनत कर रहा है वो गरीब और ज़्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उसकी वजह से बहुत उसकी हर चीज़ जो है ना इफेक्ट हो रही है। अच्छा नहीं सर, आप ये समझते हैं सर, जो पॉलिसीज़ की आप बात कर रहे हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे भी अपने बढ़ाए होते हैं, जिनको हम गैर ज़रूरी खर्चे भी कह सकते हैं, और बस उनको मेंटेन भी करना पड़ रहा होता है। ऐसे हालात के अंदर जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनको अपने घर की पॉलिसीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए क्या? नहीं, उसमें देखें जी, ये इकानमी जो है ना ये बड़ा इंटीग्रेटेड मॉडल है। बेसिकली हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यानी जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप कोई एमनेस्टी देते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहाँ पे बूस्ट करना शुरू कर देता है, इसका क्या मतलब है कि 40 इंडस्ट्रीज जो है उससे वाबस्ता है और वो सारी तरक्की कर रही होती है। अब जो मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, देखें भाई, एक कंजम्पशन लेवल जो है ना आप अचीव कर लेते हैं, उस कंजम्पशन लेवल से फिर नीचे आना जो है ना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी आपका जो इनकम ग्रुप है वो उस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि उसको कैसे नीचे खींच के लाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत तो वो हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये लोगों पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। लोग तो गरीब मेहनत कर रहे हैं, मिडिल क्लास अपनी इज्जत रखने के लिए वो तो अपनी जितनी कोशिश कर सकती है। बिल्कुल ऐसी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पर ये डिपेंड कर रहा होता है। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं पूछ रहा था क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर आप 2 रोटियां खाते हैं वहाँ पर एक रोटी खाना शुरू कर दें, तो हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो इस तरह के मिल रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो देखकर डिज़ाइन की जा रही हो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इस वक्त सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो रहा है, ताकि जो मिडिल क्लास की जो सर दर्द है ना वो भी ख़त्म हो सके। सर दर्द से ये जो है हम आपको बताते हैं कि वैसे सर दर्द अब कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए गोली खाना, टैबलेट खाना ज़रूरी नहीं रहा। अच्छा, पता है ये एक रिसर्च भी की गई है और मौसीकी सुनकर भी आप जो अपना सर का दर्द है वो ख़त्म कर सकते हैं। ख़ासतौर पे अगर मिग्रेन की बात करें और जो दूसरे जिस तरह से दर्द होता है सर में उसकी बात करें, तो दवा बनाने वाली जो मशहूर कंपनी है न्यूरोफिन, उसने बड़ी मेहनत से एक म्यूज़िक तरतीब दिया है जिससे
ट्यून आउट पे इनका नाम दिया गया है और इससे आप स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। वहाँ जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको पहले वेबसाइट पर, उसके बाद जो है वहाँ पे म्यूज़िक सुने और जो आप रिलैक्स हो जाएंगे। कहते हैं कि जो दर्द करते हैं ना, हार्मोन जबकि जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, वो उनको कम कर देते हैं, धीमा कर देते हैं और तभी सर दर्द जो है वो खत्म। इसकी तैयारी में दिमागी माहिरीन और मौसीकारों ने मिलकर अपना किरदार अदा किया और कंपनी के मुताबिक 80% मरीजों ने कहा है कि म्यूज़िक सुनने के बाद उनका जो दर्द सर है उसमें अफाका हो रहा होता है। अब ये म्यूज़िक सुनने से हो रहा होता है या फिर आपका ध्यान थोड़ा सा बट रहा होता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, इस वजह से हो रहा होता है। लेकिन ये क्लेम सामने आया और वो कह रहे हैं कि जी कि हमारी तो जो स्टडी बताती है वो तो ये बताती है कि 80% जो लोग हैं वो म्यूज़िक थेरेपी से ही बेहतर हो जाते हैं, उनको टैबलेट की तरफ नहीं जाना पड़ रहा होता और जो मेडिसिन के मुज़र असरात होते हैं वो भी तबीयत पर नहीं पड़ रहे अच्छा, उन चीज़ों से बच जाते हैं। और दूसरा ये कि जब मैंने ये रिसर्च सुनी, मैंने पढ़ी और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से स्पॉटिफाई को डाउनलोड करूं, तो मैं अपने आप को पहले तो रजिस्टर कराया वहाँ जाके, फिर मैं कहा डाउनलोड करती हूँ। थोड़ा डाउनलोडिंग में टाइम आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रोग्राम के बाद डाउनलोड करूँगी और फिर मैं देखूँगी कि वाकई क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि नहीं पड़ता है। तो आप लोग भी करके देखिएगा, हो सकता है फ़र्क पड़ जाए। हाँ, ये सर के दर्द है, ये किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं है जो आपके लिए दर्द सर बन चुका हो ना, तो उसके लिए नहीं है। चले खैर, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सामने आती हैं। मेडिसिन के मुज़र असरात को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ जो है चीज़ें वो सामने इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उसमें एक म्यूज़िक थेरेपी भी है जिससे हम वो ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए भी एक चीज़ दर्द सर बनी हुई है। बिल्कुल, वो दर्द सर बनी हुई है। जिस तरह से ये दौरे मनसूख हो गए, अब दौरा न्यूजीलैंड की बात करें, दौरा इंग्लैंड की बात करें, इनके मनसूख किए जाने पर जो पाकिस्तानी है उनका गम और गुस्सा जो है वो अभी तक कम नहीं हो रहा है। शायकीन क्रिकेट में अभी तक गम और गुस्सा जो है पाया जा रहा है। बूमूम आफरीदी की बात करें तो उन्होंने दीगर ममालिक को भारत की चालों से दूर रहने का मशवरा दिया। हमजाब, हाँ जी, और मीडिया से बात करते हुए साबिक कप्तान का ये कहना था कि न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा मनसूख करने का फैसला गलत और नाकाबिल कबूल है। अगर कोई सिक्योरिटी खदशात थे तो पीसीबी को बताते, पाकिस्तान को बताते, पाकिस्तानी फोर्सेस छानबीन कर लेती, जबकि हम देखें इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनली भी इसके ऊपर बात की जा रही है। अगर हम बात करें, साबिक क्रिकेटर और कमेंटर भी हैं माइक एथर्टन, उन्होंने कहा है कि ईसीबी चंद अल्फाज पर मुश्तमिल एलामी के पीछे नहीं छुप सकता है। वो चाहता है कि ये कहानी गायब हो जाए, मगर दर हकीकत चेयरमैन बोर्ड गायब हो चुके हैं। उन्हें टूर ना करने की असल वजह सामने लाना हो। अच्छा, ये टूर ना होने से, मैचेस ना होने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही थी कि अभी हमने टीम क्या फाइनल करनी है, उसमें तब्दीलियाँ क्या करें, लेकिन उसके अंदर हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि नेशनल T20 कप सामने आया और चौथे रोज़ भी पिंडी स्टेडियम में 2 मुकाबले हुए और हमने देखा कि बलूचिस्तान की टीम ने सदर्न पंजाब को एक तरफा मुकाबले के बाद हरा दिया और दूसरा मैच जो है वो सेंट्रल पंजाब ने जीत लिया, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको शिकस्त दी है। तो इससे हमें कुछ समझ लग रही है कि परफॉर्मेंस कैसी है। इन तमाम जो चीज़ें हैं इन पर हमने बात कर। साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो खैर बात कर लेते हैं नेशनल T20 कप के हवाले से, क्योंकि अब हम सारों की नज़रें इसके ऊपर हैं कि कौन सा खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिया गया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। हमारा मिडिल ऑर्डर आप देख रहे हैं कि बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। आसिफ को देख लें, खुशदिल शाह, शोएब मकसूद बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं और बेस्ट स्ट्राइक रेट है जिनका आजम खान, उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 35 स्कोर किया और 29 गेंदें खेली। हमजा, आपको भी सुबह खैर। लेकिन वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान ने 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स जो हैं सिवाय शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, इसके अलावा पाकिस्तान के तकरीबन 11-12 खिलाड़ी जो हैं इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। खासतौर पर वो प्लेयर्स जिनका भी आपने नाम लिया, शोएब मकसूद, शाह, मोहम्मद हसनैन, इसके अलावा मोहम्मद वसीम। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके लिए देखिए खतरे की घंटी तो है टूर्नामेंट में। अब 1 महीने से भी कम वक्त रह गया, टीमें जो है तैयारी कर रही है। न्यूजीलैंड की टीम के कुछ प्लेयर्स जो है वो यूएई पहुंच गए, उनके बॉलिंग कोच, वो उनके जो बैटिंग उनका ताल्लुक श्रीलंका से, वो उनके में एक नया पिंडोरास बॉक्स खुल गया कि हमारे जो टीम के प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब सिलेक्शन कमेटी ने जहां शुरू में गलती की थी, अब उनको शायद उसका एहसास हो रहा है। 16 अक्टूबर जो है वो कट ऑफ डेट है। हो सकता है कि हो क्या सकता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यकीनी तौर पर 4 से 5 तब्दीलियां टीम में होंगी। अच्छा, वो क्या तब्दीलियां भट्टी साहब हो सकती हैं? क्योंकि
एक तो वहाब रियाज की परफॉर्मेंस को देख लें तो दूसरे बेहतरीन बॉलर हैं अभी तक, क्या उनकी कोई वापसी हो सकती है? शुएब मलिक की कोई वापसी हो सकती है? हैदर को हमने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, हमारे पूरे मिडिल ऑर्डर से हैदर की परफॉर्मेंस 2 मैचेस में बेहतर है, 66 रन हैं, 150 है उसमें। अच्छा हमजा, अगर हम कोई नाम फ्लोट करते हैं ना, जिस तरह आपने शुएब मलिक का नाम लिया, वहाब रियाज ने, सरफराज अहमद परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कुछ प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर हमने कुछ नाम देने की कोशिश की तो सिलेक्शन कमेटी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि मीडिया ख्वाहिशात को खबरें बनाता है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज है। देखें, इन हकायक से आप पर्दापोशी नहीं कर सकते। आपने अनफॉर्चुनेटली, मैं सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को टीम में डाला है जो मेरे ख्याल में हमारे बेस्ट प्लेयर नहीं थे। आपने, ठीक है, आपकी नीयत पे हमें शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो तजर्बे का टाइम नहीं था। वर्ल्ड कप 2016 के बाद T20 वर्ल्ड कप 2021 में हो रहा है, लिहाजा हमारे जो बेस्ट 15 प्लेयर थे जो पाकिस्तान टीम को इस यूए की कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, उन 15 प्लेयरों को लेके जाना चाहिए, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को मेरे ख्याल में अब रिकंसीडर करना पड़ेगी अपनी जो उन्होंने इब्तिदाई सिलेक्शन की थी। मेरे ख्याल में अगर गलती आपसे हो गई, आप गलती का एतराफ कर ले, ठीक है, इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है कि अगर 3-4 तब्दीलियां होती हैं तो वो बिल्कुल कि उनमें भी बेहतरी होगी या नहीं होगी। अच्छा भट्टी साहब, अगर हम आजम खान की बात करें तो बहुत ज़्यादा आजम खान पर भी तनकीद की जाती है और उनकी अगर हम परफॉर्मेंस देख लें तो वो भी कोई इतनी मुतासरकुन परफॉर्मेंस नहीं। आपको लगता है कि फिर उनको चेंज किया जा सकता है वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें टीम में? देखिए, आजम खान बच्चा है, अभी उसका बहुत फ्यूचर बाकी है, लेकिन जिस तरह सिलेक्शन कमेटी ने जल्दबाजी में आजम खान को एक्सपोज किया है, मेरे ख्याल में आजम खान पर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। रमीज राजा जी जी ठीक है, उसका स्पिनर दुनिया में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, ठीक है, स्ट्राइक रेट होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी राइट टाइम नहीं है कि हम आजम खान को लेके जाए और उनका करियर यहीं पे खत्म कर दें। उसके लिए आगे बहुत से एवेन्यूज खुलेंगे, लिहाजा आगे जाकर उसका मौका देंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में ये मौका नहीं है कि हम आजम खान पे गैम्बल करें। ठीक है भट्ट साहब, शादाब खान की बात कर लेते हैं। नायब कप्तान है हमारे, हम विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं और उनसे ज़्यादा विकेट्स हैं। उस्मान कादिर की बॉलिंग कुछ बेहतर हमें नज़र आई है। फिर हम अगर बैटिंग के ऊपर देख रहे हैं तो अनवर अली के देख लें, मोहम्मद वसीम जूनियर के देख लें, हमारे मिडिल ऑर्डर से ज़्यादा स्कोर तो इन दोनों ने कर रखा है और वो ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये जो सारी सूरत हाल है, हम भी इसलिए बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर बुरा लगता है क्योंकि ये तो वो स्टैट्स हैं जो आप स्कोर कार्ड में खुद दिखा रहे होते हैं। ये वो स्टैट्स हैं जो अभी आप चले जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि जी कि ये नंबर्स हैं और इधर हमारा खिलाड़ी खड़ा हुआ है। शादाब खान की परफॉर्मेंस पे कितना बड़ा सवालिया निशान है और अगर हफीज़ जा रहे हैं तो हमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए शादाब के ऊपर? अच्छा, हफीज भी कल फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। वो टूर्नामेंट के पिंडी के मैचेस खेले बगैर वापस चले गए। कल रात को हसन अली के घुटने पे गेंद लगी, हसन अली भी अनफिट हो गए, उन्होंने अपना बॉलिंग का पूरा कोटा नहीं कराया, एक बार बॉलिंग करते हुए गिर गए। लेकिन देखें, अभी बास टीमों के 8 मैचेस बाकी है, कुछ टीमों के 7 मैचेस बाकी हैं। 13 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल है, तो अभी मैचेस तो जब उस दबाव में आकर उनकी परफॉर्मेंस पर और असर पड़ जाए, मेरे ख्याल में अगर सिलेक्शन कमेटी समझती है एक आध मैचेस चले और देख लें, लेकिन शादाब खान भी जो अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में हमने T20 सीरीज देखी, थोड़ा सा इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी, लेकिन शादाब खान की भी बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं कि एक नायब कप्तान की परफॉर्मेंस, एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नजर नहीं आ रही है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आने के बजाय डिक्लाइन आ रहा है। मतलब जहां वो पहले परफॉर्म कर रहे थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाए। तो देखिए, सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस वक्त हमारे पास हेड कोच भी नहीं है, ये प्लानिंग कौन करेगा? बाबर आजम के साथ मिलकर क्या हेड कोच का रोल पसे पर्दा बैठकर रमीज राजा प्ले करेंगे, मोहम्मद वसीम टीम सेलेक्टर प्ले करेंगे। ये लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन की जल्दी से हमें जो भी पैनिक बटन दबाना है दबा दें। ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में अफरा तफरी हो जाएगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा भट्टी साहब, अगर हम बात करें डोमेस्टिक T20 की बात कर रहे हैं, अगर उस टूर्नामेंट में आप नहीं समझते कि परफॉर्मेंस के बेस पर उसके ऊपर स्क्वाड में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल होना ही चाहिए था,
लेकिन आईसीसी के भी एक एसओपीज है ना, उनको 15 प्लेयर के नाम चाहिए थे, सिलेक्शन कमेटी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी भी 16 अक्टूबर जो है उस वक्त तक पाकिस्तान अगर चाहे तो चेंजेस कर सकता है। तो अगर सिलेक्शन कमेटी समझती है कि कुछ प्लेयर्स उन कंडीशन में उतने बड़े टूर्नामेंट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, तो उनका रिप्लेसमेंट चाहे शुएब मलिक हो, चाहे सरफराज अहमद हो, चाहे शाहनवाज धानी हो, उस्मान कादिर का नाम लिया, और प्लेयर हमारे बाहर बैठे हुए, उन प्लेयर्स को लेकर एक बार एक अच्छी टीम बना दे। देखे ये टीम पाकिस्तान की टीम है, ना ये हमजा की टीम है जी, ना अजीत भट्टी की टीम है, ना आपकी टीम है। लिहाजा जो उसको ग्राउंड में उतार दे, अगर ये टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो ठीक है, अदरवाइज T20 वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करें। जो लड़के अंडर परफॉर्म करेंगे उनको हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइम तजुर्बे करने का नहीं है, ये टाइम वर्ल्ड कप को देखने का है। बहुत शुक्रिया आपका माजिद भट्टी साहब, मेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सबकी नज़रें हैं, पसंद करते हैं क्रिकेट को, उस पर नज़रें हैं कि टीम कैसे सिलेक्ट कर दी गई है नेशनल T20 कप में। कुछ समझ भी लग रही है कि शायद कुछ चीज़ें, कुछ सिलेक्शंस दुरुस्त नहीं थी। अब देखते हैं इसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं या नहीं होती हैं, मुतवक्के तो है कि हो जाएंगी। परफॉर्मेंस है अब हमजा हम देख रहे हैं नेशनल T20 वर्ल्ड कप में, उससे तो मतलब हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि चेंजिंग्स होनी चाहिए और ये कर दें, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को ये सोचना चाहिए कि जिनको सेलेक्ट किया है उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, उनको क्योंकि डेट भी है 15 अक्टूबर से पहले वो कर सकते हैं चेंज, तो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम सारे इसीलिए जो हैं बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं क्योंकि नंबर्स ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि टीम अच्छी सेलेक्ट की जाएगी और जो चंद तब्दीलियाँ होंगी वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रही होंगी। हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।